Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So actually, yesterday I had a little bit minor operation of my tooth. So still I have a little bit of spilling in my mouth. So today I might not be able to switch on my video. So we will start the class with Mangalacharanam. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayyam Dadati Swapanamvikam. Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijna Saitam Krishna Chaitanya Vivam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lavita Shri Vishakhavitamscha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. One second. Okay. तो मैं सब डिवोटीज का स्वागत करता हूँ इस आज के संस्कृत कक्षा में डे 14 के। सो हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम धातु रूप पढ़े थे। तो धातु रूपों में हमने देखा कि जिस प्रकार से संस्कृत में 10 लकार होते हैं। ओके, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये कोर्स में हम लोगों ने 5 लकार देखे। ठीक है, उसमें से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 टेंसेस। टेंसेस मतलब जो काल को बोधित करते हैं, मतलब एक्शन कौन से समय में हो रहा है। जैसे प्रेजेंट टेंस तो उसको लट लकार बोलते हैं। तो वो जो धातु रूप जो होगा लट लकार का, तो वो बतलाता है कि वो धातु या तो वो क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। ओके, दैट इज प्रेजेंट टेंस, वर्तमान समय में हो रही है। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में वो क्रिया हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से पास्ट टेंस मतलब वो जो क्रिया जो है वो भूतकाल में हो चुकी है, इट्स डन। ओके, सो दैट इज पास्ट, भूत लकार। ओके, सो दैट इज लंग लकार। ओके, फ्यूचर टेंस के लिए लृट लकार। और उसके बाद हमने देखा कि 3 लकार है। ओके, 3 लकार मतलब टेंसेस और 2 मूड्स, हाउ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, हाउ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। वो क्रिया जो है वो किस मूड से बोली गई, क्या भावना थी। हमने जो वो क्रिया बतलाई, ठीक है, वो जो क्रिया हमने बतलाई वो हमने क्या भावना से बोली। वो भावना ऑर्डर के रूप में थी, कमांड के रूप में थी, या विधान के रूप में थी, या किस रूप में थी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 2 प्रकार के मूड्स, भावनाएं, हाउ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। So first mood we saw, that is imperative mood. Okay, imperative mood. What is the meaning of imperative mood? That is lot lakara. And lot lakara expresses some action in command. Okay, some action which is in command, or like some order. I am ordering someone to do something. Okay, so that kriya is in commanding mood. Okay, so for example, pashyatu means what? Seeing. Okay, so यदि मैं पश्यतु यदि हम लोग बोलेंगे तो क्या, देखो। ठीक है, वह देखो। ठीक है, मध्यम पुरुष में तुम देखो। ठीक है, और उत्तम पुरुष में मैं देखूं। ओके, तो हमने लिखा लोट लकार। उसके बाद देखा विधिलिंग लकार। ओके, विधिलिंग लकार, व्हाट इज विधिलिंग लकार? दैट इज पोटेंशियल मूड। ओके, पोटेंशियल मूड। तो वो जो धातु, वो जो क्रिया जो किसने जो बताई, ठीक है, तो वो हमने कुछ भी प्रिस्क्राइब करना,
कोई भी क्रिया को प्रिस्क्रिप्शन देना या प्रिस्क्राइब करना, ठीक है। सम विश, ठीक है, जैसे कोई विधान करना कोई भी क्रिया को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि देखना है, ठीक है, तो पश्यतु, पश्यतु किस में है, लोट लकार में है। लेकिन यदि हम लोग पोटेंशियल मोड में देखेंगे, ठीक है, पोटेंशियल मोड दैट इज विधिलिंग लकार है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, पश्येत, ठीक है। वो विधान है कि देखे, आप देखो, ठीक है, आप देखे, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको देखना है कि नहीं देखना है। आई एम नॉट ऑर्डरिंग यू टू सी, but there is a vidhana, there is some rule, or there is, I'm prescribing you to see. Okay, it's my wish, it's up to you, you want to fulfill my wish or not, ठीक है। तो मैं एक विधान दिया कि आप देखो, मतलब देखे, ठीक है, अभी देखे, लेकिन अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो विश को फुलफिल करेंगे, जो भी मैं विश चाहता हूँ, ठीक है, वो आप विधान को फॉलो करेंगे या ना करेंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन लोट लकार में वी आर ऑर्डरिंग समवन, हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, उसको कमांड कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो, देखो, ठीक है, वो हाथी को देखो, ओके, लेकिन वो हाथी को देखे, ठीक है, हाथी को देखे किसमें होगा, पोटेंशियल मूड में, या विधिलिंग लकार, विधान किया गया है, ठीक है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, ऑर्डर नहीं जमा रहे कि हाँ आप देखो, ठीक है, विधान है, वो आप करो या ना करो, ठीक है, वो विधान है, इट्स अप टू यू, यू वांट टू फॉलो इट और नॉट फॉलो। ये देखा। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देखे, उदाहरण देखने के बाद हमने देखा किस प्रकार से संबोधनम प्रथमा, जो शब्द रूप होते हैं, हर एक जो शब्द होते हैं प्रातिपदिकम के, हमने देखा कि जो शब्द रूप होते हैं, तो उसमें हमने देखा संबोधन प्रथमा और संबंध। ये जो दो चीज जो है, ये अन्वय, जब हम लोग सेंटेंस का, वाक्य का कोई एनालिसिस करते हैं, तो वो कहाँ रखना है, वो पद को, संबोधन प्रथमा पद को कहाँ रखना है सेंटेंस में। और देखा हम लोगों ने संबंध को, संबंध मतलब रिलेशनशिप, जो नॉन कारक है, उसको कहाँ रखना है सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि विशेषण और विशेष्य, उसका संबंध, ठीक है, विशेषण और विशेष्य, मतलब कोई भी वर्ड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कोई चीज को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे राम, जैसे मान लीजिए रामः, ठीक है, रामः क्या है, कोई शब्द है, और उसका क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट क्या है, महाराज रामः, मतलब राम कैसे है, महाराज राम है, ठीक है, सामान्य राम नहीं है, महाराज राम है, ओके, ही इज राजा, ही इज अ किंग, ग्रेट किंग, ओके। तो ये हमने क्या दे दिया, विशेषण दे दिया, ओके। तो हमने देखा कि विशेषण को क्या करने का, हमेशा विशेष्य के पहले लिखने का, ठीक है, विशेषण को हमेशा विशेष्य के पहले लिखना चाहिए, ओके। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो संबंध जो है, ठीक है, वो संबंध सभी कारक के लिए हो सकता है, ठीक है, जैसे कर्ता के लिए एक संबंध हो सकता है, कर्म के लिए संबंध, कर्ण के संबंध, उसके बाद संप्रदान, अपादान, और उसके बाद अधिकरण संबंध, ठीक है, ऐसे सभी के लिए संबंध हो सकता है। और संबंध कौन सी विभक्ति में रहता है, संबंध को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन सी विभक्ति यूज करते हैं, षष्ठी विभक्ति यूज करते हैं, ओके। जैसे दशरथस्य राम, ये क्या है, ये जो संबंध है किस, कौन से कारक के लिए है, कर्ता कारक के लिए, ठीक है। और दशरथ किस, कौन सी विभक्ति में है, षष्ठी विभक्ति में, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग पिता का संबंध देख रहे हैं ना, पिता का, तो पिता जो है, पिता, तो वो कौन है, दशरथ है, तो वो कौन सी विभक्ति में होगा, षष्ठी विभक्ति में होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अव्यय। तो अव्यय जो होता है, अव्यय के मैंने बताया कि शब्द मंजरी जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड की है कोर्स मटेरियल में, तो आप 147 पेज नंबर खोल के देख सकते हैं, ठीक है। 147 पेज नंबर में अव्ययस की लिस्ट है, ठीक है, अव्ययस की पूरी लिस्ट है। तो आप अव्यय देखिए, और अव्यय का जो मीनिंग्स होता है, ठीक है, हर एक जो वर्ड होता है ना अव्यय में, तो उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल च मतलब क्या, एंड, यथा मतलब एज, तथा मतलब सिमिलरली, ठीक है, उसके बाद तथा मतलब, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग अव्यय के बहुत सारे मतलब होते हैं, ओके। तो उसके जो अव्यय जो वर्ड जो है और उसके मीनिंग्स, आप शब्द मंजरी खोल के देख सकते हैं,
ओके, शब्द मंजरी 147 पेज नंबर, उसमें आपको पूरी अव्यय की लिस्ट दिखेगी। ओके, तो हम लोगों को अव्यय जो है अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग वी हैव टू पुट इन द सेंटेंसेस, इन बिटवीन द सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंसेस में जो सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ड्स के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में आप अन्वय को रख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल च है, एंड है, तो कहाँ रखना है, ठीक है। उसके बाद रखा, तो दैट विल कम बाय प्रैक्टिस, ओके, दैट विल कम बाय एक्सपीरियंस। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे जाएंगे ना, जब आपको और एक्सपीरियंस मिलेगा, आप देखेंगे कि ये जो च जो है वो कैसे यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, कैसे श्लोकस में कैसे यूज करते हैं उसको, तो आप धीरे धीरे आपको समझने आएगा कि हाँ इसको इस प्रकार से रखना है। when you will create your own sentences in Sanskrit, ठीक है, तब आपको समझ में आए कि अव्यय को इधर रखना है। okay, so that will come by experience, okay, that's a gradual process। okay, then हमने देखा लास्ट क्लास में अन्वय लेवल 2, okay, अन्वय एनालिसिस लेवल 2, ठीक है। हमने देखा लोकेद तिंगंदम पदम फर्स्ट, बाद में कर्ता कर्म, उसके बाद सब अलग जो कारक है उसको आइडेंटिफाई करना, बाद में संबंध सब कारकों का, बाद में विशेष्य और विशेषण, ठीक है, वो देखा, और बाद में अव्यय लिखा, जो भी है अव्यय उसके मीनिंग के हिसाब से हम लोग को उसको स्थापित रखना है अलग अलग जगह। ओके, सो दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ रिकैप ऑफ लास्ट क्लास। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। एवरीवन प्लीज टेक नोट्स। आप लोग जो भी मैं बताता हूँ तो आप लोग नोट्स बनाइए। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट मैं एक हमारा जो 13 डेज हमने जो पढ़ा कि टुडे इज द 14th डे, तो हमने 13 दिन में जो जो भी पढ़ा मैंने जस्ट समराइज थोड़ा सा किया है कुछ। ओके, वर्णस, तो वी हैव स्टडीड व्हाट, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो हमने पहले वर्ण और उनकी क्लासिफिकेशंस देखे। क्लासिफिकेशंस मतलब उनके जो वर्गीकरण, ठीक है, वर्ण और उनके वर्गीकरण बेस्ड ऑन द आर्टिकुलेशन प्लेसेस। आर्टिकुलेशन प्लेसेस मतलब उच्चारण स्थान, तो जहां से वर्णों की उच्चारण होती है, माउथ में, मुख में से हम लोग जो उच्चारण करते हैं वर्णों का, तो अलग अलग जगह से हम लोग, माउथ में अलग अलग जगह होते हैं और उधर से अलग अलग वर्ण निकलते हैं बाहर। ओके, तो हमने ये देखा, तो कौन से वर्ण कंठ से निकलते, कौन से वर्ण तालु से निकलते, कौन से वर्ण मूर्धा से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टू टाइप्स ऑफ पदस एंड देयर फॉर्म्स। ओके, what we saw, two types of padas and their forms. So what are the two padas? padas क्या क्या है, एक तो है सुबंतम पदम और दूसरा है तिंगंतम पदम। ओके, उसके बाद में उनके शब्द रूप और धातु रूप देखे। okay? उसके बाद हमने देखा अव्ययस। ओके, अव्यय, अव्यय मीन्स इनडिक्लाइनेबल्स। सो अव्यय मतलब कि जिनका कोई रूप नहीं बनता, ठीक है, उनके कोई शब्द रूप धातु रूप ऐसे कुछ नहीं होते, 21 शब्द रूप, ठीक है, 18 धातु रूप ऐसे नहीं होते, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे हमेशा। जैसे च बोलेंगे च, तो च का रूपांतरण नहीं होगा, च मतलब च ही हमेशा रहेगा। च का कोई विभक्ति नहीं होती, ना तो कोई वचन होता है ना तो कोई लिंग होता है। ओके, देन वी सॉ सर्वनाम या प्रोनाउंस। ओके, सर्वनाम मीन्स that some which substitutes the proper noun। okay, तो जैसे कोई भी, जैसे हम लोग राम ले लेते हैं, तो आप लोग तो प्रोनाउंस तो मतलब जानते हो, इंग्लिश में तो हम लोग देखते हैं प्रोनाउंस क्या होता है, ही शी इट दे, ठीक है। तो सर्वनाम भी इस प्रकार से होते हैं। ओके, विशेषण एंड विशेष्य, उसके बाद हमने क्या देखा, विशेषण एंड विशेष्य। तो विशेष्य जो होते हैं, ठीक है, तो विशेष्य और विशेषण उनका जो संबंध जो है, ठीक है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव या क्वालिफायर, एंड विशेष्य मतलब क्वालिफाइड। देन वी सॉ उपसर्गस। उपसर्ग किसको लगते हैं, धातु को लगते हैं। उपसर्ग किसको लगते हैं, धातु को लगते हैं। ओके, सो देयर आर 22 टाइप्स ऑफ उपसर्गस। ओके, देन 6 कारकस एंड संबंध एंड संबोधन प्रथमा। 6 कारक देखे, ठीक है, ओके, 6 कारक देखे, और संबंध जो नॉन कारक है, और संबोधन प्रथमा देखा हमने, ठीक है। उसके बाद अन्वय लेवल 1 एंड 2। ओके, बाय डूइंग आकांक्षा। आकांक्षा मतलब आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज द वर्ब, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द परफॉर्मर ऑफ एक्शन, सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ओके,
Then fourth question will be what? The action was done with whom? वो action जो क्रिया जो हो किसके द्वारा की गई, ठीक है. उसके बाद किसके साथ किसके द्वारा की गई, ओके. बाद में with whom, ओके. देन फॉर whom किसके लिए की गई, वो एक्शन किसके लिए की गई. बाद में कहाँ से की गई या तो किससे की गई, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वेयर, ओके. अपादानम, ओरिजिन ऑफ एक्शन. अधिकरण मतलब कहाँ पर की गई, वो एक्शन जो है वो कहाँ पर की गई, लोकस ऑफ एक्शन. तो इस प्रकार से हमने देखा. अभी हम लोग अन्वय लेवल 3 देखेंगे, ओके. तो पिछली के कक्षाओं में हमने जो भी अभी तक पढ़ा, तो एनी डाउट्स, कुछ भी आपको एक क्वेश्चन से कुछ भी आप अभी पूछना चाहते पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ना, ये क्या है, पूरा हमने जो 13 दिन में पढ़ा उसका पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ओके. सो वी आर कंप्लीटली, मतलब वो जो हमारा जो गोल जो है ना, गोल हमने जो 13 दिन जो पढ़ा, वो गोल को अचीव करने का प्रयास करेंगे अभी हम लोग. दैट इज व्हाट, श्लोक का अन्वय करना, ओके. यदि आपको 13 दिन में हमने जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ा, ठीक है, जो भी कंसेप्ट्स पढ़े, उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि जब हम लोग अप्लाई करेंगे ना, तब उस समय डाउट आना नहीं चाहिए कि अरे ये क्या हो गया, ये समझ नहीं आया तो नया नया लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके. सो एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चन है आपको? योगेश प्रभु. योगेश प्रभु. तो जी उपसर्ग क्या है, मैं याद नहीं आ रहा हूँ जी. थोड़ा सा. उपसर्ग जो होता है वो हमेशा धातु को लगता है. तो उपसर्ग एक उपसर्ग मतलब प्रीफिक्सेस, या दैट टर्म और दैट सम टाइप ऑफ सम वर्ण, या तो कुछ प्रकार का वर्ड जो धातु के पहले लगते हैं, धातु के पहले लगते हैं. तो हमने कितने धातु देखे, 2200 धातु देखे, ओके. 2200 धातुस पाणिनि महर्षि ने अपने धातु पाठ में एनलिस्ट किए गए, लिस्टिंग की गई उसकी, ठीक है. तो क्या होता है कि हर एक धातु जो होते हैं, ठीक है, धातु के पहले हम लोग यदि उपसर्ग को डालते हैं, तो वो उपसर्ग यदि उपसर्ग डालते हैं हम लोग धातु के पहले, क्योंकि प्रीफिक्स मतलब क्या, एनीथिंग विच कम्स बिफोर टू द वर्ड, ओके. प्रीफिक्स मतलब एनीथिंग विच कम्स बिफोर टू द वर्ड. तो धातु के पहले हम लोग प्रीफिक्सेस लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं. उसके द्वारा क्या होता है कि अलग अलग उपसर्ग जब वो धातु के साथ मिलते हैं तो अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं. धातु का अपना मीनिंग तो होता ही है, ठीक है. धातु का अपना मीनिंग तो होता ही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल भू धातु है. भू धातु का क्या अर्थ होता है, टू बी या टू एग्जिस्ट, ओके. टू बी, कुछ होना. यदि मैं एक उपसर्ग है कॉल्ड अनु, 22 उपसर्ग में से एक उपसर्ग है अनु, अनु उपसर्ग. तो अनु उपसर्ग को मैं भू धातु के साथ जोड़ दूं, ठीक है, और मैं लट लकार में उसका रूप बोलूं अनुभवती, अनुभवती, ठीक है. जैसे भवती मतलब क्या, लट लकार का फॉर्म है ना, लट लकार का थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो यदि मैं अनु पहले उपसर्ग डाल दूं और अनुभवती बोल दूं, तो क्या मतलब होगा, भवती मतलब टू बी, टू एग्जिस्ट, ठीक है. लेकिन अनुभवती मीन्स टू एक्सपीरियंस, सो दैट एनहेंसेस द मीनिंग्स, ठीक है. वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकालता है वो जब हम लोग धातु के साथ जोड़ते हैं उसको. थैंक यू. Okay, so we will proceed. Okay, Anvaya level 3. Everyone please write down, okay, title, please everyone write down the title, Anvaya level 3. This is very important. यही हम लोग सीखेंगे, ठीक है. अभी हम लोग यही सीखेंगे. हम लोगों ने पूरा देख लिया अभी, सब प्रकार के जो पद होते हैं ना संस्कृत में, सब प्रकार के जो पद होते हैं वो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है. तो जैसे हम लोगों ने देखा पहले भी, फर्स्ट क्लास में देखा कि वर्णों के मिलन से क्या बनता है, शब्द बनते हैं. शब्दों के मिलन से क्या बनता है, वाक्य बनता है. तो हम लोग क्या करने वाले अभी, वाक्यों का एनालिसिस करने वाले, ओके. वाक्यों का एनालिसिस करने वाले, ठीक है. तो
एनालिसिस ऑफ श्लोकस, हमने अन्वय लेवल 1 और अन्वय लेवल 2, उसमें क्या देखा, हमने देखा कि वाक्यों, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस, उसमें किस प्रकार से कर्ता कहाँ होता है, कर्म कहाँ होता है, और कारण संप्रदानम, अलग अलग कारक के विषय में देखा। ठीक है, श्लोकों का अन्वय थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, श्लोकों का जो अन्वय होता है ना, अन्वय मतलब एनालिसिस, ठीक है, उसका अन्वय करना, एनालिसिस करना, उसको रीअरेंज करना, okay? ताकि वो स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस, अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस में हम लोग को समझ पाए। ठीक है, तो वो करना, तो वो थोड़ा सा अलग होता है वाक्यों का अन्वय करने से। ओके, ठीक है, अभी श्लोकों का अन्वय करने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि श्लोक और श्लोक का मतलब क्या होता है। श्लोकों का अन्वय करना करना है हमको, वाक्य मतलब समझ में आ गया, वाक्य में क्या होता है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, बाद में क्रियापद होती है। ठीक है, ओके, श्लोक क्या होता है एक्चुअली, श्लोक क्या होता है, हम लोग श्लोक ऐसे यूज कर लेते हैं, मतलब हम लोग कभी भी श्लोक ऐसी वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि श्लोक का मतलब क्या होता है। तो अब देखिए, दो चीज होती है, श्लोक और मंत्र, श्लोक एंड मंत्र, दीज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, दोनों अलग अलग चीजें, श्लोक अलग है, मंत्र अलग है, आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। श्लोक को आप मंत्र नहीं बोल सकते, मंत्र को आप श्लोक नहीं बोल सकते। ओके, so what is the meaning of shloka? First of all, shloka, it has to be composed in a specific meter, chanda, with a specific number of lines, with a specific number of words per line. For example, Vishnu Sahasranama is in Anushtup Chanda. Okay, almost all of the shlokas are in Anushtup Chanda. ठीक है, जैसे क्या मतलब है इसका, कि श्लोक क्या होता है कि एक छंद होते हैं, छंद। ओके, सो क्या होता है छंद, देर आर 6 वेदांगस। ओके, देर आर 4 वेदस, 4 वेद है, और 6 वेदांग है। देर आर 6 limbs of Vedas, देर आर 6 limbs of Vedas, among them, ठीक है, उसमें से, उनमें से एक लिंब है, एक अंग है, वो है छंद। उसमें से एक अंग है व्याकरण, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एंड देयर इज अनदर अंग छंद। तो छंद, छंदों में क्या होता है कि छंद क्या होता है, एक मीटर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर सम स्पेसिफिक मीटर्स, बहुत सारे प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार का काव्य जो रचना करते हैं ना, काव्य रचना, पोएट्री। ठीक है, तो पोएट्री जो होती है, तो उसको हम लोग छंद के बेस में, छंद, छंद मतलब क्या, कोई मीटर्स होते हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक मीटर्स, और उसमें काव्य को, काव्य उस प्रकार से मीटर से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, हम लोग सेंटेंसेस तो कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, सेंटेंसेस आप कितना भी लाइन लिख सकते हैं, एक सेंटेंस में आप बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि छंद जो होते हैं, छंद, छंद बहुत प्रकार के होते हैं। यदि मान लीजिए आप अनुष्ठुप छंद एक प्रकार का ले लीजिए, तो क्या होता है कि अनुष्ठुप छंद में कोई भी श्लोक होता है, अनुष्ठुप छंद में क्या होता है कि एक मीटर है, उसमें वो वर्ड्स जो है उसको स्पेसिफिक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस में ही वर्ड्स लिखना है। ठीक है, मतलब 2 ही लाइन होनी चाहिए अनुष्ठुप छंद में, और हर एक लाइन में कुछ ही वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, एक लाइन में 8 वर्ड होने चाहिए, या तो दूसरी लाइन में भी 8 वर्ड होने चाहिए। ठीक है, बाद में अनुष्ठुप छंद में ऐसा ऐसा नियम है। कोई और छंद ले लीजिए, उसमें अलग नियम होगा, उसमें क्या होगा कि नहीं, इसमें 4 लाइन होनी चाहिए, देयर शुड बी 4 लाइन्स, एंड इन ईच लाइन देयर शुड बी 12 वर्ड्स। ओके, तो ये क्या है कि बंध गया, मतलब कि हमेशा कोई भी श्लोक बना रहे हम लोग, कोई भी छंद युक्त श्लोक बना रहे हम लोग, ठीक है, तो वो छंद में स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन्स होनी चाहिए, और वो हर एक लाइन में स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए पर लाइन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं कि बस लिखते ही जा रहे हैं, ऐसे नहीं, कोई नियम, कुछ ऐसा ऐसा नहीं कि नियम नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो कोई भी वर्ड्स, कोई भी सेंटेंसेस, यदि हम लोग कोई स्पेसिफिक मीटर में लिखते हैं, कोई भी छंदबद्ध में लिखते हैं, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द छंद, अकॉर्डिंग टू द अनुष्ठुप छंदस रूल्स। ठीक है, अनुष्ठुप छंद के अलग रूल्स होते हैं, तो उनके रूल्स के हिसाब से हम लोग यदि वर्ड्स को लिखते हैं, ठीक है, जैसे 2 लाइन, हर एक लाइन में 8 वर्ड्स, दूसरे लाइन में भी 8 वर्ड्स, ठीक है, तो वैसा जैसे लिखते हैं,
तो ये होगा हमारा कोई, तो ये हो गया हमारा श्लोक, और वो श्लोक किस में है? अनुष्टुप छंद में है। ठीक है, कोई भी हम लोग सेंटेंस, कोई भी चीज हम लोग कोई छंदबद्ध में लिखते हैं, ठीक है, अनुष्टुप छंद के हिसाब से लिखते हैं, तो उसको हम लोग श्लोक बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड श्लोक। ओके, तो वो श्लोक है, तो वो छंदबद्ध है। ठीक है, रूल से बंधा हुआ है, अनुष्टुप छंद के रूल से बंधा हुआ है। तो बहुत प्रकार के छंद होते हैं, मैंने इधर एक ही एग्जांपल लिया, अनुष्टुप छंद। ठीक है, क्यों एग्जांपल? क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम भी पूरा अनुष्टुप छंद से, पूरा जो सभी जो श्लोक है विष्णु सहस्त्र नाम के, वो सभी अनुष्टुप छंद से है। ठीक है, जो सभी जो श्लोकास जो है वो अनुष्टुप छंदबद्ध है। और हम जो बाद में जो अभी भगवत गीता का जो श्लोक है उसका अन्वय करना सीखेंगे, तो वो ऑलमोस्ट भगवत गीता के जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंदबद्ध है, अनुष्टुप छंदबद्ध है। ठीक है, अनुष्टुप जो है वो एक प्रकार का छंद है, दैट इज स्पेसिफिक मीटर विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स पर लाइन। ठीक है, तो देयर आर सम रूल्स ऑफ छंद। ठीक है, यही मतलब होता है श्लोक। श्लोक हमेशा छंदबद्ध रहता है, रूल से बंधा हुआ रहता है, कि उसमें गुरु होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए, और एक लाइन में 8 वर्ड ही होने चाहिए, 9 वर्ड नहीं हो सकते। ठीक है, मंत्र का क्या अर्थ होता है? नो मीटर इज प्रिस्क्राइब्ड, नो मीटर इज प्रिस्क्राइब्ड, स्टैंजास फ्रॉम वैदिक हिम्स आर नॉट श्लोक। जैसे कभी कभी जैसे आप कोई उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद ज्यादातर देखा गया है कि उपनिषद में मंत्रस होते हैं। उपनिषद जो होते हैं, ठीक है, वेदों 4 विभाग, वेदों जो एक वेद ले लीजिए आप, ठीक है, हर एक वेद में तो उसमें एक डिवीजन होता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद एक डिवीजन होता है, जैसे साम वेद, तो 4 डिविजन होते हैं, तो उसमें से एक डिवीजन होता है उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद में ज्यादातर क्या होता है? मंत्रस होते हैं। तो मंत्रस में कोई छंद नहीं होता, वो छंदबद्ध नहीं रहता, मंत्रस जो होते हैं वो छंदबद्ध नहीं रहते। ठीक है, उनका कोई छंदबद्ध, वो छंदों के नियम के हिसाब से नहीं चलते कि हाँ ये जो मंत्र है उसमें 8 ही वर्ड होने चाहिए, इसमें 2 ही लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। मंत्र कैन बी वेरी बिग, मंत्र कैन बी वेरी स्मॉल, एंड देयर आर नो रूल्स ऑफ ह्रस्व दीर्घ, कोई रूल्स नहीं होता उसमें। ठीक है, इट्स अ मंत्र, देयर आर, वो कोई रूल से बंधा हुआ नहीं होता। ओके, लेकिन जो जैसे भगवत गीता के श्लोक है, विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक है, वो क्या है? श्लोक है, वो छंदबद्ध है। They are called shlokas because they are chandabaddha. They are bound by the rules of chandas, meters, specific meters. Okay. I hope this is clear. 1 second. Yes. तो अनुष्टुप छंद में क्या होता है? देखिए, श्लोक अन्वय, अनुष्टुप छंद। तो हम लोग अभी श्लोकों के जो अन्वय करेंगे वो मेनली कौन से श्लोकों का करेंगे? अनुष्टुप छंदबद्ध जो श्लोका जो है ना, उनका ही अन्वय करेंगे पहले। ठीक है, ठीक है, अनुष्टुप छंद जो छंदबद्ध है उनके ही श्लोकों का अन्वय करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको कि देयर आर, फर्स्ट पॉइंट देखिए, देयर आर 4 पादस इन 1 श्लोका इन अनुष्टुप छंद। एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। अब देखिए, ये फर्स्ट श्लोक है भगवत गीता का, आप लोग जानते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो श्लोक जो है ये कौन से मीटर में है? अनुष्टुप छंद। ये छंद जो है वो कौन सा है? अनुष्टुप छंद। तो इसमें 2 लाइनें हैं और बाद में इसमें रूल्स होता है कुछ कुछ। ठीक है, हर एक लाइन में इतने ही वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर एक वर्ड में इतने ही अक्षर होने चाहिए, और हर एक अक्षर में, और हर एक जो वर्ड है उसमें इतने ही ह्रस्व अक्षर होने चाहिए और इतने ही दीर्घ अक्षर होने चाहिए। ओके, देयर आर सम प्रिस्क्राइब्ड प्रीसेट रूल्स। ठीक है, तो ये अनुष्टुप छंदबद्ध है। भगवद गीता के श्लोक क्या है? ऑलमोस्ट अनुष्टुप छंदबद्ध है, कुछ कुछ छोड़ के ऑलमोस्ट सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में। ठीक है, तो आप देखिए, जो फर्स्ट श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः मामकः पांडवश्च किम कुर्वत संजय। तो क्या होता है कि जो श्लोक होता है ना, तो श्लोक में 4 पाद होते हैं। श्लोक में कितने, अनुष्टुप छंद में जो श्लोक है उसमें कितने पाद होते हैं? 4 पाद। सो दिस इज 1 पाद, दिस इज 1 पाद, this is another pada. Samaveta Yutsava is another pada, second pada. Mamakah Pandavasya is third pada.
Okay, किमकुर्वत संजय is fourth pada of the shloka. Okay, तो कितने पादस होते हैं एक श्लोक में? 4 पाद होते हैं. धर्मक्षेत्र इज वन फर्स्ट पाद, समवेत उत्सव इज सेकंड पाद, मामका पांडव इज थर्ड, और किमकुर्वत संजय इज फोर्थ. ओके, नाउ 2 पादस को मिलाकर क्या होता है? श्लोकार्ध. श्लोकार्ध मतलब क्या? अर्ध श्लोक, हाफ ऑफ द श्लोक, हेमिस्टिच. ठीक है, हम लोग इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, हेमिस्टिच. ओके, सो देयर इज सम टेक्निकल नेम फॉर दैट. तो 2 पाद को मिलाकर श्लोकार्ध बनता है. ठीक है, श्लोकार्ध बोलते हैं उसको. 2 पाद को मिलाकर श्लोकार्ध. ठीक है, इसको भी मामका पांडवाश्य किमकुर्वत संजय क्या है? श्लोकार्ध है. सो ओके, सो इन वन श्लोक देयर आर 4 पादस. 2 पादस constitute 1 श्लोकार्ध and 2 श्लोकार्धस constitute 1 whole श्लोक. ओके, तो 4 पाद मिलाकर क्या बोलते हैं, 2 पाद मिलाकर 1 श्लोकार्ध होता है. ठीक है, 2 पाद को मिलाकर 2 श्लोकार्ध होता है, और 2 श्लोकार्ध 1 श्लोक होता है. ओके, फुल श्लोका. सो दिस इज श्लोका, दिस श्लोका. ओके, okay, next. So the words in a shloka are arranged, second point, see, the words in a shloka are arranged according to the rules of meters mentioned in Chanda, Vedanga. Okay, Chanda is a Vedanga. ठीक है, the words in a shlokas are arranged according to the rules of meters. ठीक है, तो जो भी श्लोक में जो शब्द जो होते हैं वो किस हिसाब से अरेंज्ड होते हैं? मीटर्स के रूल्स होते हैं कुछ. मीटर मतलब छंद. ठीक है, तो उनके कुछ नियम होते हैं, उसके हिसाब से वो व्यवस्थित होते हैं. ओके, नेक्स्ट. There are so many intricacies and exceptional rules in doing the अन्वय of a shloka. कोई भी, of course there are so many shlokas in different chandas. Okay, बहुत से अनुष्टुप छंद हो गया, बाद में वंशस्थिल छंद और एक छंद है, तो अलग अलग छंद होते हैं बहुत सारे. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अन्वय जो होता है, तो एक श्लोक का अन्वय करने में अलग अलग कुछ कुछ इंट्रिकेसीज होती है, कुछ गहराइयां है, और कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं. एक्सेप्शनल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. एक्सेप्शनल मतलब अपवाद. अपवाद, हाँ. तो अपवाद जो होंगे, बहुत सारे अपवादीय रूल्स होंगे, बहुत सारे. ठीक है, अपवादीय नियम होंगे बहुत सारे. ठीक है, तो बहुत गहरियाई होती है उसके अंदर. अन्वय, कोई भी श्लोकों का अन्वय करने में बहुत सारे इंट्रिकेसीज होती है. ओके, और अपवाद भी होते, कुछ रूल्स जो होते हैं वो अपवाद होते हैं. ओके, तो देयरफॉर इट कम्स बाय प्रैक्टिस. ठीक है, यदि हम लोग को श्लोकों का अन्वय करना है तो ये ओवरनाइट में नहीं आएगा. ऐसा मत सोचे कि हाँ कोई प्रीसेट रूल्स है तो हाँ बस ये सब समझ लिया, मतलब कर दिया बस. अभी तो कोई भी श्लोका बता दो मुझे, कोई भी श्लोका, पूरे वर्ल्ड में सब श्लोका कोई भी बता दो तो मुझे सब आ जाएगा. ऐसा नहीं होगा एकदम से. तो कोई प्रीसेट रूल्स नहीं एकदम से, मतलब कि आप एकदम से सब कुछ कोई सब हम लोग ऐसे लिस्टिंग कर सकते कि हाँ ये रूल है, ये रूल है, और इस प्रकार से होना चाहिए अन्वय. तो बहुत सारे इंट्रिकेसीज है, एक्सेप्शन है. ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर इट कम्स बाय प्रैक्टिस. ठीक है, तो अभ्यास करने से, और आप बहुत सारे श्लोकों को देखेंगे तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली वो होगा. ओके, सो आई विल हेल्प. ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे. ओके, सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू डू द अन्वय ऑफ सम श्लोकस. कोई भी श्लोकों का अन्वय करने के लिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ श्लोकों के लिए अन्वय जो होता है, एनालिसिस, वो मल्टीपल वेज के द्वारा भी किया जा सकता है. मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं. ठीक है, वो डिफर करता है. ओके, एंड समटाइम्स देयर कैन बी ओनली वन वे टू डू द अन्वय ऑफ सम श्लोकस. कुछ श्लोकों के लिए देयर इज ओनली वन वे. अन्वय जब आप करते हैं तो कभी हमेशा एक ही वे होगा, ऐसा भी होता है. ठीक है, तो वी हैव टू सी ओकेजन्स, जो भी श्लोक जो होंगे उस पे देखेंगे. ठीक है, so initially you will need help of the books, example grammatical analysis of Bhagavad Gita और संस्कृत भगवद गीता ग्रामर. ठीक है, ये दोनों जो बुक्स है ना, आपको मैंने प्रोवाइड किया, आप लोग आई होप आपने ओपन किया होगा बुक्स को. तो आपको शुरुआत में आपको ये जो दोनों बुक्स है उसकी जरूरत पड़ सकती है. ओके, यू विल नीड हेल्प. लेकिन जब आप धीरे धीरे जब हम कुछ श्लोक, जैसे मान लीजिए 20-30 श्लोक हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो यू विल रियलाइज योरसेल्फ कि अरे जब हमने बाद में कोई और श्लोक किया, एनालाइज किया, तो वो हम लोग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प हम लोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं.
ठीक है, और बाद में वो बिना कोई ट्रांसलेशन की नीड, ठीक है, बिना कोई आपको आप उसका अनुवाद का हेल्प लेने से आप उसका जो अर्थ है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो इट विल कम वेरी ग्रेजुअली, ओके, स्लोली स्लोली विल कम, ओके, बट स्लोली एज यू बिकम एक्सपीरियंस यू विल नॉट नीड देम, ओके, यू विल नॉट नीड इट। तो जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, आप जब अभ्यास करेंगे और, ठीक है, तो फिर आपको ये सब बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इंडिपेंडेंटली यू कैन डू इट, ओके, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोई अभी आपको हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओके। We will see only selected shlokas from Bhagavad Gita and some other sources which we can analyze easily as per what we have studied in this course. अभी के लिए हम लोग भगवद गीता के सिलेक्टेड श्लोकस को देखेंगे, ओके, क्योंकि हम लोग ने 5 लकार पढ़े हैं और साथ में इवन परस्मी पद जो होता है, धातु का जो परस्मी पद जो प्रत्यय वही पढ़े हैं, ठीक है। तो जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो ग्रेजुअली हम लोग को जाना, जितना हम लोग ने अभी हजम किया, जितना भी हमने स्टडी किया है, उसी के हिसाब से हम लोग श्लोकों का समझने और वही एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे अभी के लिए। तो भगवद गीता के मैंने ऐसे कुछ श्लोकस को सिलेक्ट किया है और मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर, ताकि आप लोग इजीली उसको अन्वय कर सकें, ओके। So अन्वय of श्लोक is different from doing अन्वय of a sentence, okay, ठीक है। श्लोकों का अन्वय करना थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स नॉट वेरी इजी लाइक डूइंग अन्वय ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस जो होता है उसका एनालिसिस करने के लिए आपको इतना कोई बहुत टफ नहीं पड़ता, लेकिन श्लोकों में थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि वो क्या होता है उसमें, इट्स अ काव्य, नो, इट्स अ पोएट्री, सो उसमें अलग अलग रूल्स होते हैं, okay. In some shlokas we have to see the meaning of the words in a pada and place them accordingly, or rearrange all the words completely, putting fourth pada word in first and first pada word in last, so you will learn by experience. तो ये कुछ थोड़ा कुछ ऐसा मैंने ऐसी बताया है कि कुछ श्लोकास में ऐसा होता है कि एक पाद में जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग के हिसाब से हम लोग को लिखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो चारों पाद जो होते हैं उसका चौथा पाद हम लोग को फर्स्ट पाद मतलब फर्स्ट में लिख दिया, और फर्स्ट पाद का जो वर्ड है वो हमने लास्ट में लिख दिया अन्वय के। तो ओके, तो अलग अलग जो रूल्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो यू विल लर्न बाय एक्सपीरियंस, ओके। सो व्हाइल डूइंग अन्वय एनालिसिस ऑफ श्लोकास आई विल एक्सप्लेन एडिशनल रूल्स और इनसाइट्स नीडेड ओकेशनली, ओके। तो हम जब एनालिसिस करेंगे श्लोका का तो मैं आपको एडिशनल रूल्स बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वहां पर नोट कीजिएगा, okay? और इनसाइट्स नीडेड ओकेशनली, ठीक है, हम लोग देखेंगे श्लोका में, तो मैं आपको बताता रहूंगा, okay? तो अन्वय लेवल 3 क्या ऑलमोस्ट मैंने जो लिखा है इधर, ये एक्चुअली अन्वय लेवल 2 का कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं है। अन्वय लेवल 2 का जो है उसका कॉपी पेस्ट है, क्योंकि अन्वय लेवल 3 मैंने इसलिए नाम दिया क्योंकि हम लोग और भी चीजें सीखेंगे ना, एडिशनल थिंग्स विल बी टोल्ड ओकेशनली, तो वो थोड़ा सा हायर लेवल होता है, वो सेंटेंस की तरह नहीं होता है, ओके। लेकिन आप ये जो अन्वय लेवल जो 2 जो मैंने समझाया था वो आप फॉलो कर सकते हैं, okay? इसके आगे जो भी होगा वो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, ठीक, उसके बाद आप सीखेंगे, ओके। तो ओके, आप लोगों ने तो आप सब लोग क्या कीजिए, पहले ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवद गीता जो बुक है ना, ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवद गीता एक बुक है, वो आप सब लोग खोलिए प्लीज पहले। किसी को कुछ दिक्कत है ये बुक खोलने में तो दे कैन रेज देयर हैंड। खोला है आपने? जी प्रभु जी। यस, ओके। आप सब लोग फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता 11th वर्स निकालिए सब लोग। फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता 11th वर्स, ओके, 11th वर्स। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ओके, दिस इज द 11th श्लोका ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो ये जो शब्द जो है ना, ये सभी जो श्लोकों में जो शब्द है, ठीक है, वो सभी शब्द का विभक्ति, सुबंत पद के विभक्ति वचन और तिंगंतम पदम के पुरुष और वचन पूरा निर्धारित किया गया है। आप देखेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है इसमें अयनेषु, क्या है ये अयनेषु 7-3, ओके, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। च, च क्या है? जीरो, जीरो मतलब
Zero indicates the obvious. Avyay. Yes. There are no vibhakti, no linga, no vachana. सर्वेषु, सर्वेषु क्या है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यथा भागम, ये क्या है? अव्यय, जीरो। अवस्थिताः, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, 3 मीन्स बहुवचन। भीष्मम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। एव, एव इज अव्यय। अभिरक्षन्तु, व्हाट इज अभिरक्षन्तु? थर्ड पर्सन बहुवचन। कैन एनीबडी टेल, कोई बता सकता है मुझे कौन सा लकार है ये? कौन सा हरे लकार कृष्ण में? प्रभु जी। यस, लोट लकार। यस माता जी, वेरी नाइस, लोट लकार है, यस। अभिरक्षन्तु इज इन विच लकार? लोट लकार। भवन्तः, भवन्तः कौन सी विभक्ति वचन में है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सर्वे, सर्वे क्या है? एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, ठीक है। वो कौन सी विभक्ति वचन में है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एव क्या है? अव्यय। ही क्या है? अव्यय। ओके, एनी डाउट्स इन दिस? आप फ्रैंकली मुझे बताइएगा कि मैं फास्ट पेस में जा रहा हूं तो मैं स्लो कर दूंगा, आप लोग पिकअप कोप अप नहीं कर पा रहे तो प्लीज बताइए। ओके, इफ कुछ भी प्रॉब्लम है आपको मैं आपको वापस बताऊंगा। यस योगेश प्रभु। ये आप ये बुक है क्या? ये कौन एक सा बुक है? सेकंड। समझ में नहीं आ रहा है। ये इसमें संस्कृत भगवत गीता ग्रामर वॉल्यूम 3 लिखा हुआ है। प्रभु जी वो भी आप ओपन कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन वो उसमें भी कर सकते, नो प्रॉब्लम। कहाँ उसमें पे भी आप ओपन फर्स्ट, एक्चुअली ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवत गीता एक है, ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवत गीता एक और एक बुक है, तो उसमें आप फर्स्ट चैप्टर और 11th वर्स। अच्छा, तो वो वॉल्यूम 3 आप कुछ बोले इसलिए, इसमें चैप्टर्स 1 to 6 है, वही है ये वाला? हाँ, उसमें वो जो ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवत गीता है उसमें फर्स्ट चैप्टर टू 6 चैप्टर्स तक ही है, लेकिन ये जो ये वाला जो बुक है जो आपने अभी दिखाया मुझे पहले, संस्कृत भगवत गीता ग्रामर वॉल्यूम 3, तो वो उसमें 18 के 18 चैप्टर्स का पूरा दिया है, ठीक है। तो आप चाहे तो वो भी आप रिफर कर सकते हैं। अभी मुझे खोलना क्या है एग्जैक्टली, वो नहीं समझ। आप अभी ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवत गीता जो है ना, उसमें आप फर्स्ट चैप्टर का 11th वर्स निकालिए प्रभु जी। फर्स्ट चैप्टर का 11th वर्स। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ मिल गया, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग हर एक जो देख लिया ना, मैं विभक्ति वचन निर्धारित कर दी। अभी हर एक वर्ड जो श्लोक है उसके आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट जो पेज है उसमें, नेक्स्ट पेज, तो वो श्लोक के जो नेक्स्ट पेज है उसमें पूरा हर एक वर्ड का मीनिंग दिया है और उसके लिंग और थोड़ा कुछ एडिशनल नोट्स दिया है, एडिशनल इंसाइट्स। ओके, देखिए, अयनेशु मतलब इन द डिविजन्स ऑफ आर्मी। अयन क्या है? न्यूटर जेंडर, एन मतलब न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। ओके, सो दैट इज नपुंसकलिंग। अयनेशु कौन सी विभक्ति वचन में? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ओके, च एंड अव्ययम। ओके, लिखा है इधर अव्ययम। सर्वेशु ऑल, सर्व क्या है? प्रोनाउन है। सर्वेशु मतलब ऑल, तो सर्व क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का फॉर्म है सर्वेशु, ठीक है। ओके, तो एडिशनल इंसाइट दिया कि ये एडजेक्टिव टू अयनेशु। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। तो सर्वेशु किसका विशेषण है? अयनेशु का विशेषण है ना। तो अयनेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है, इसकी वजह से सर्वेशु भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है। ओके, सर्वेशु क्या है? विशेषण। अयनेशु क्या है? विशेष्य। ओके, यथा भागम क्या मतलब है? इन रिस्पेक्टिव पोजिशंस। यथा भागम मतलब इन रिस्पेक्टिव पोजिशंस, क्या है वो? अव्ययम। ओके,
अवस्थिताः, अवस्थिताः क्या है मतलब स्टेशन, स्टेशन उधर रुके हुए। अवस्थित क्या है ये मेस्कुलाइन जेंडर में कि अवस्थितः, अवस्थितौ, अवस्थिताः, अवस्थितम, अवस्थितौ, अवस्थितान, अवस्थित, अवस्थितेन, अवस्थिताभ्याम, अवस्थितैः। ओके, राम की तरह चलेगा इसका, अकारांत है इसकी वजह से, ठीक है। तो अवस्थित, ओके। भीष्मम, भीष्मम, ओके, भीष्म इंग्लिश में भीष्म, टू भीष्म, ओके। तो भीष्म क्या है मेस्कुलाइन जेंडर में, ओके। एंड इट्स द कर्म ऑफ अभिरक्षन्तु। अभिरक्षन्तु क्या है क्रियापद है ना, तो ये क्या है भीष्मम क्या है कर्म है। तो कर्म कौन सी विभक्ति में रहता है, द्वितीय विभक्ति में रहता है ना, द्वितीय विभक्ति में। तो भीष्मम कौन सी विभक्ति में है, द्वितीय विभक्ति में, दैट्स व्हाई इट इज कर्म, ओके। सो इट्स कर्म, कर्म ऑफ व्हाट वर्ब, अभिरक्षन्तु, कि अभिरक्षन्तु इज द वर्ब हियर। एव अलोन, ओके। अब ये हमने ये अभिरक्षन्तु प्रोटेक्ट, अभिरक्षन्तु मतलब प्रोटेक्ट, अभिरक्ष, रक्ष क्या है धातु, अभी क्या है उपसर्ग, ओके। अभी क्या है उपसर्ग, अभिरक्षन्तु, ओके। तो अभिरक्षन्तु जो है वो थोड़ा सा मीनिंग को एनहांस कर देता है, थोड़ा सा। रक्षा मतलब भी प्रोटेक्ट होता है, लेकिन फिर भी अभी डालने के द्वारा थोड़ा सा प्रोटेक्शन जो है ना वो उसका मीनिंग को एनहांस कर देता है, मतलब स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए। अभिरक्षण तो मतलब वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, कोई भी वो चांसेस नहीं है कि ऐसा कि बिल्कुल भी परफेक्टली उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटेक्शन देना है कि परफेक्टली। और लोट लकार कर्तरी प्रयोग, और थर्ड मतलब थर्ड पर्सन, थ्री मतलब बहुवचन। भवन्तः, ओके, भवन्तः यू, ठीक है। तो ये लोग सब थोड़ा कभी कभी यू को भी इंटरचेंज कर देते हैं, त्वम भी यू बोलते हैं, भवंत को भी यू बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड है ना आप और तुम के लिए, इसलिए। तो भवत जो है भवत, ये क्या है प्रनाउन है, प्रनाउन सर्वनाम है, ठीक है। एंड इट्स व्हाट, इट्स द कर्ता ऑफ अभिरक्षन्तु, इट्स दी, वो क्या है कर्ता है, अभिरक्षन्तु का कर्ता है, ओके। तो अभिरक्षन्तु जो है वो कौन से वचन में है, बहुवचन में है। इसके वजह से भवंतः जो प्रोनाउन जो है वो कर्ता जो है वो कौन से वचन में है, बहुवचन में, 1-3। देखिए भवंतः भी 1-3, ओके, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है, बहुवचन में। तो अभिरक्षण तो बहुवचन में, ठीक है। तो ये जो वर्ब फॉर्म है किसको फॉलो करता है, कर्ता को फॉलो करता है। कर्ता बहुवचन में तो क्रियापद भी बहुवचन में होगा, ओके। सर्वे, ओके, सर्वे क्या है प्रोनाउन है, ऑल, सर्व इज प्रोनाउन एंड इज द एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव टू भवंतः, ओके। ये क्या है भवंतः का एडजेक्टिव है। ही क्या है लास्ट वर्ड कि एव ही, सर्वे, एक सेकेंड, सर्वे एव ही, अच्छा एव को बीच में डाल दिया होगा अलोन, इसलिए बार वापस नहीं लिखा, ठीक है। तो एव का मतलब भी सेम रहेगा, अलोन, अव्ययम, ओके। और बाद में ही, इंडीड, दिस इज ऑल्सो अव्ययम, ओके। तो हमने क्या किया अभी, हमने सबका पहले विभक्ति वचन देख लिया, उसके बाद हर एक वर्ड का मीनिंग देख लिया, अभी हम लोग चलेंगे अन्वय पे। सबका मीनिंग पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा अन्वय पे देखेंगे, अन्वय कैसे करना है इसका। इधर देखिए, तो जैसे मैथ्स में कैसे कैलकुलेशंस होता है ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स कोई यदि आपको कुछ क्वेश्चन दे दे तो आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप पहले ये इसको हमने जैसे बोर्ड मास देखते हैं ना, बोर्ड मास, तो हम लोग उसमें कैसे पहले ब्रैकेट्स को, बाद में उसके बाद कुछ भी जिस प्रकार से किया जाता है बोर्ड मास में भी, मैथ्स में। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग, पहले इसका कैलकुलेशन निकाला, बाद में मल्टीप्लिकेशन का, बाद में एडिशन का, बाद में सब्सट्रैक्शन का। तो अन्वय में भी ऐसे ही होता है, श्लोक बहुत बड़ा होता है, ओके। श्लोक में इतने सारे वर्ड्स होते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है अभी, कहाँ क्या करना है, कैसे उसको सेंटेंस में कैसे डालना है। तो क्योंकि क्या अरेंजमेंट चेंज हो जाती है ना इसकी, तो क्या होता है कि इसका जो कर्ता कर्म क्रिया होता है ना, और जो अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है कि छंदबद्ध होते हैं। इसके वजह से कर्ता दूसरी लाइन में होता है और कर्म वो भी दूसरी लाइन में होगा, क्रियापद फर्स्ट लाइन में होगी।
तो कभी कभी वो ऐसा रहता है, ठीक है, लेकिन पूरा इलॉजिकल उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाते, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल तो रहता ही है, लेकिन फिर भी वो अरेंजमेंट जो होती है उसकी वो ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ को फॉलो करना पड़ता है ना अक्षर को, क्योंकि उसमें रूल्स होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो जाता है उसमें, पूरा अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। कर्ता जो होता है वो बाद में लिखा जाता है, क्रिया पहले लिख देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ठीक है, अभी आप देखिए अभिरक्षण तो क्रियापद है, ठीक है, कर्ता क्या है, भवंतः करता है, क्रिया को पहले लिख दिया, उसके बाद कर्ता को लिखा। कर्म भीष्मम है, भीष्मम को इधर लिख दिया, थोड़ा सा चेंज किया जाता है। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट, ओके, तो हमने पहले क्या देखा कि वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल तिङन्तं पदम। तिङन्तं पदम क्या है, क्रियापद क्या है, अभिरक्षन्तु। अभिरक्षन्तु क्या है, क्रियापद। उसके बाद कर्ता क्या है हमारा, भवन्तः। भवन्तः क्या है, कर्ता। तो आप धीरे धीरे जब इनका मीनिंग समझने लग जाएंगे तो आपको थोड़ा धीरे धीरे करके आप आइडेंटिफाई भी करने लगे कि हाँ ये कर्ता है, क्योंकि कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति बहुवचन में रहता है, सॉरी प्रथम विभक्ति में रहता है, ठीक है। तो आप विभक्तियों के द्वारा आप थोड़ा कर्ता को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे प्रभु जी अवस्थिता भी तो प्रथम विभक्ति बहुवचन में, इसको आपने कर्ता क्यों नहीं स्वीकार किया? तो क्यों ऐसा किया मैं बताऊंगा, क्योंकि अवस्थिता जो है वो क्या है, विशेषण है, किसका, भवन्तः का। तो विशेषण किसको फॉलो करता है, तो विशेषण किसको फॉलो करता है, विशेष्य को फॉलो करता है। तो विशेष्य का जो भी विभक्ति वचन होगा ना, जो भी विभक्ति लिंग वचन जो भी होगा ना, वो सेम विभक्ति लिंग वचन होगा विशेषण का, ठीक है। अभी आप देखिए, द सेकंड लाइन ऑफ श्लोक कवर्स कर्ता, कर्म, क्रिया एंड सम ऑब्वियस रिलेटेड टू देम, ठीक है। अन्वय लेवल 2 में क्या देखा था कि लास्ट में लोग अव्यय को, सॉरी अव्यय को देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग श्लोकों का अन्वय करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लोग जब कर्ता, कर्म, क्रिया, पद को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके साथ में रिलेटेड जो अव्यय जो होते हैं, जो कर्ता को हेल्प कर रहे हैं मीनिंग को एनहांस करने में, या तो सेंटेंस को के मीनिंग को एनहांस करने में, या कर्मों को हेल्प करते हैं, या क्रियापद को हेल्प करते हैं, तो वी हैव टू मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग को अव्यय को भी जोड़ना है साथ में, पहले ही फर्स्ट हमारे उसमें, ओके। हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा ना इसमें, तो हमको साथ साथ में जोड़ते रहना है, ऐसा नहीं कि लास्ट में जोड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि यदि हम लोग नहीं जोड़ते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे आप मंदिर जाओ, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना, मतलब मंदिर जाने के लिए बोल रहे हो। आप मंदिर नहीं जाओ, एक नहीं, यदि संस्कृत में यदि मैं अव्यय न बोलते न, तो न एक अव्यय है, और वो अव्यय को मैं यदि आपके और जाओ के पहले बीच में लगा दूं न, तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है उसका, है ना। आप मंदिर नहीं जाओ, ये आप मंदिर जाओ ये अर्थ था, ये पूरा अनर्थ हो जाता है। न से पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है कि तुम नहीं जाओ, वो एक्टिविटी पूरी स्टॉप हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को अव्यय को साथ साथ में लेना पड़ता है, कर्ता, कर्म, क्रिया के साथ में जो भी अव्यय जो रिलेटेड है उसको साथ में लेना पड़ता है, ओके। तो श्लोकों का जो सेकंड लाइन है ना, सेकंड लाइन श्लोक का जो सेकंड लाइन है, भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे, वही जो श्लोक है, तो ये जो सेकंड लाइन है, इसमें सब कवर अप हो जाता है ऑलमोस्ट, कर्ता, कर्म, क्रिया और अव्यय रिलेटेड टू देम, ओके। भवन्तः क्या है, भवन्तः क्या है, कर्ता, और इस कर्ता हियर भवन्तः, भवन्तः इज कर्ता, ओके। एव क्या है, अव्यय, ओके। कर्म क्या है, भीष्मम, कर्म क्या है, भीष्मम, और क्रियापद अभिरक्षन्तु, ओके। भवन्तः, ये जो रेड लाइंस में जो लिखा है ना, रेड जो में लिखा है ना जो भी वर्ड्स को, तो वो हमारे अव्यय हो चुके हैं, ये हमारे अव्यय है, और जो मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है वो हमारे कर्ता, कर्म, क्रिया होगी, ठीक है। तो भवन्तः एव भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, आप लोग भीष्मों को प्रोटेक्ट कीजिए, भीष्म को प्रोटेक्ट कीजिए, या तो प्रोटेक्ट करो, रक्षा करो, ठीक है। भवंत मतलब आप सब लोग, बहुत सारे, भीष्म को रक्षा करो, ओके। ये हो गया हमारा कर्ता, कर्म, क्रियापद, ओके, आइडेंटिफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये जो श्लोक जो है ना,
इसमें आप यदि आपने प्रिंट आउट निकाला है तो आप क्या कीजिए, पेंसिल से या पेन से कर्ता और कर्म और अव्यय जो भी जो फर्स्ट सेंटेंस उसको निकाल दीजिए, टिक कर दीजिए उसको कि हाँ ये हमारे वर्ड्स हो चुके हैं। अभी हम लोग को दूसरों वर्ड से खेलना है, मतलब दूसरे वर्ड्स को अरेंज करना है, तो क्या हमारा हेडेक कम हो जाता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं श्लोकों में, तो आप निकालते रहिए वर्ड्स को कि हाँ ये क्लियर हो गया, ये कर्ता ये कर्म क्लियर समझ गए। अभी जो दूसरे जो वर्ड्स वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ओके तो हमने ये पूरा कवर अप कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स को कवर अप कर लिया एक साथ। ठीक है, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। ठीक है, सर्वे को बाद में करेंगे, भवन्तः एव हि। ओके, देयर आर 2 विशेषणस फॉर कर्ता। कर्ता के 2 विशेषण हैं। ठीक है, जैसे कि आप धीरे धीरे जब आप जो संस्कृत के जो वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी स्लोली, तो आप उसके वर्ड्स का मीनिंग भी समझने लग जाएंगे, और इसकी वजह से आप विशेषण को भी आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो इट विल कम ग्रेजुअली, डोंट वरी। एकदम से पैनिक मत होइए कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। ये फर्स्ट श्लोक है, सेकंड श्लोक, थर्ड श्लोक, फोर्थ श्लोक देखेंगे, खुद ही एनालाइज करेंगे। ओके, so there are 2 विशेषणस फॉर कर्ता here in this श्लोका। कितने विशेषण दिए गए हैं? कर्ता के 2 विशेषण है इधर। अभी आप लोग बोलेंगे प्रभु जी ये तो एक ही विशेषण आपने बताया था, 2 विशेषण कहां से? तो कर्ता में 2 विशेषण लग सकते हैं। ठीक है, तो विशेषण हो सकते हैं 2 या 3 या 4। ठीक है, बिकॉज दे आर क्वालिफाइंग कर्ता। ओके, तो 2 विशेषण भी लग सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। कर्ता क्या है हमारा? भवन्तः कर्ता है। ओके, भवन्तः क्या हमारा? कर्ता है। और विशेषण क्या है? तो विशेषण कौन सी विभक्ति वचन में होना चाहिए? हमेशा जो विशेष्य का है, और विशेष्य क्या है? कर्ता है ना। तो कर्ता का विभक्ति वचन क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसकी वजह से सभी विशेषण जो 2 विशेषण है उनका भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होना चाहिए, शब्द रूप होना चाहिए। ठीक है, अभी आप इस श्लोक में देखिए कितने शब्दों का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है? 3 शब्दों का है। एक तो भवंत को निकाल दीजिए आप, इसके अलावा किन शब्दों का प्रथमा विभक्ति बहुवचन फॉर्म है? एक तो अवस्थिता का है, अवस्थिता मतलब बीइंग एरेड, ठीक है, मतलब स्थित। ठीक है, और सर्वे का, देखिए सर्वे 1 3, अवस्थिता का भी 1 3। तो ये जो 2 जो है वो किसके विशेषण हो चुके हैं? भवंतः के विशेषण हो चुके हैं। ओके, भवंतः के ये विशेषण है। ओके, तो विशेषण कहां लगता है? विशेष्य के पहले लगेगा ना। विशेषण कहां लगेगा? विशेष्य के पहले। अभी आप देखिए कर्ता। ओके, देयर आर 2 विशेषणस फॉर कर्ता, भवंतः, भवंतः कर्ता के लिए, सर्वे एंड अवस्थिता। सर्वे और अवस्थिता ये 2 विशेषण है। ठीक है, तो सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे हम लोग? अवस्थिताः सर्वे भवन्तः एव भीष्मम एव हि अभिरक्षन्तु। तो भवन्तः कर्ता के 2 विशेषण हो गए, अवस्थिताः और सर्वे। तो हमने कहां रख दिया उसको? विशेष्य के पहले। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप, द अधिकरणम ऑफ अवस्थिताः इज सर्वेषु अयनेषु। अभी क्या होता है कि ये जो अवस्थिताः जो था ना, अवस्थिताः, तो क्या मतलब होता है इसका? अवस्थिता का मतलब क्या है? बीइंग सिचुएटेड या बीइंग एरेड। ठीक है, स्थित होना उधर। ठीक है, कोई उनका जो मिलिट्री जो फोर्स होती है जैसे स्थित होते हैं, तो स्थित होना। ठीक है, अभी वो स्थित जो हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि विशेषण के लिए जो विशेषण जो शब्द है अवस्थिता, तो उसके लिए इन लोग ने एक एडिशनल अधिकरण बताया। अधिकरण मतलब लोकस ऑफ एक्शन, मतलब वो अवस्थित जो है वो ठीक है, लेकिन कहाँ खड़े हैं वो लोग सब? वो स्थित कहाँ है? ठीक है, उनकी स्थिति कहाँ है? अभी आप लोग बोलेंगे रोज अधिकरणम तो कर्ता के बाद होना चाहिए, आप पहले क्यों डाल रहे हैं? है ना, कर्ता के बाद होना चाहिए ना ये सब चीजें, अधिकरणम, उसके बाद संप्रदानम, अपादानम। तो वो अपना वाक्यों का नियम है, मतलब वाक्यों के हिसाब से। लेकिन क्या होता है जब हम लोग इस प्रकार के शब्द देखते हैं ना, क्योंकि अवस्थिता का मीनिंग इस प्रकार का है, अवस्थिता का मीनिंग इस प्रकार का स्थित होना, तो इसके वजह से कहाँ स्थित हुए, वो कहाँ से, उसका अधिकरण क्या है, तो इसके वजह से ये एक प्रकार का आप रूल बोल सकते हैं या तो नियम जो भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है कि अवस्थित के जो भी अधिकरण है, लोकस ऑफ एक्शन, मतलब वो जो अवस्थित जो हुए, वो सिचुएटेड जो हुए, वो कहाँ हुए,
उसका लोकस क्या है, मतलब उसका प्लेस क्या है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा अधिकरण कौन सी विभक्ति में रहता है, सप्तमी विभक्ति में रहता है। ओके, तो वो हो गया हमारा सर्वेषु अयनेषु। कहां पर है, अवस्थिता का लोकस ऑफ एक्शन क्या है, या लोकस लोकेशन किधर है, सर्वेषु अयनेषु। ओके, ठीक है। तो अयनेषु मतलब, अयनेषु मतलब इन द डिविजन्स ऑफ आर्मी। अयनेषु मतलब इन द डिविजन्स ऑफ आर्मी। आर्मी कुछ डिविजन्स होते हैं उनके, कुछ वो होते हैं डिविजन्स होते हैं उनके, ठीक है। तो इसमें भी अयनेषु जो होता है, अयनेषु क्या विशेष्य और सर्वेषु हो गया हमारा विशेषण। इसमें भी विशेष विशेषण भाव हो जाता है अपने आप, ठीक है। इसकी वजह से सर्वेषु और अयनेषु जो है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, तो ये क्या हो गया हमारा अधिकरणम हो चुका है। ओके, इट्स अधिकरणम। ओके, तो ये अवस्थित जो विशेषण है उसके पहले लिखा जाएगा। ओके, इसके पहले लिखा जाएगा। ओके, आप देखिए, सर्वेषु अयनेषु अवस्थिताः सर्वे भवन्तः एव भीष्म एव ही रक्षण अभिरक्षन्तु। मतलब कि सब जो सब जो डिविजन है आर्मी के, ठीक है, सभी डिविजन्स के आर्मी में जो अवस्थित है, ठीक है, जो स्थित जो है, वो सभी तो वो सभी आप लोग, ठीक, वो सभी आप लोग भीष्म को रक्षा करो, ठीक है, भीष्म को रक्षा करो, ठीक है। तो अवस्थिता जो विशेषण था उसका भी अधिकरणम हो गया, उसका भी लोकस ऑफ एक्शन, लोकेशन वो बताया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशनल रूल, ये आपको मैंने बताया इनसाइट्स, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको प्लीज। देयर इज विशेषण विशेष्य विद इन अधिकरण फ्रेज आल्सो। अधिकरण का जो फ्रेज है सर्वेषु अयनेषु, इसके अंदर भी विशेषण विशेष्य भाव हो सकता है। तो अयनेषु हो गया हमारा विशेष्य और सर्वेषु हो गया हमारा विशेषण, ठीक है। सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, तो सर्वेषु भी सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। ओके, लास्टली देयर आर अव्ययस व्हिच आर एनहांसिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी अव्ययस होते हैं, और भी कुछ, ठीक है, वो मीनिंग को और सेंटेंस की मीनिंग को एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, सर्वेषु अयनेषु च यथा भागम, ये और अव्ययस लगे, ठीक है। यथा भागम इन रिस्पेक्टिव पोजिशंस, ठीक है। यथा भागम मतलब इन रिस्पेक्टिव पोजिशंस, उनकी जो पोजिशंस जो है, ठीक है, उनकी जो स्थिति है तो उसमें वो स्थित है, ठीक है। तो सर्वेषु अयनेषु च यथा भागम अवस्थिताः, ठीक है। तो उनकी जो स्थिति अवस्थित जो है, सिचुएटेड जो है, उसका लोकेशन क्या है, डिविजन्स ऑफ आर्मी, सभी डिविजन्स ऑफ आर्मी, ऑल डिविजन्स ऑफ आर्मी, ठीक, उसमें स्थित है। और वो स्थित आप सब लोग, वैसे जो स्थित जो है लोग, वो सब आप लोग क्या कीजिए, भीष्म की अभिरक्षण तो कीजिए, मतलब रक्षा कीजिए, ठीक है, रक्षा करो। ओके, तो ये हमने जो पूरा जो सेंटेंस, जो पूरा जो श्लोक जो लिया, वो हमने अन्वय कर लिया। तो अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, ये पूरा सेंटेंस इस प्रकार से पूरा था, पूरा अरेंजमेंट था इस प्रकार का, ठीक है, छंदबद्ध था। लेकिन हमने क्या किया, इसको एक सेंटेंस के रूप में, एक वाक्य के रूप में हम लोगों ने उसको रीअरेंज कर दिया, वाक्य के रूप में अंडरस्टैंड हो पाया, अंडरस्टैंड हम लोग कर सके, इसको हमने रीअरेंज कर लिया, ठीक है। तो पहले हमने देखा कर्ता कर्म क्रिया, उसके बाद में देखा कर्ता का विशेषण, ठीक है। उसके बाद में देखा कि विशेषण जो है अवस्थिता, उसका अधिकरण, ठीक, उसका भी अधिकरण कहाँ हुआ, वो कहाँ है, ठीक है। और उसके बाद हमने और भी कुछ उसके अव्यय जो होते हैं हमारे अव्यय, वो इंक्लूड किए, ठीक है। तो आप देखिए, सर्वेषु अयनेषु च यथा भागम अवस्थिताः सर्वे भवन्तः एव भीष्मम एव ही अभिरक्षन्तु। ये पूरा श्लोक इंक्लूड हो गया इसमें। ये जो पूरा जो श्लोक जो छंदबद्ध था, उसको हमने वाक्य में, एक सिंपल वाक्य में हमने उसको डाल दिया, रीअरेंज कर दिया उसको, ठीक है। एट लास्ट आप देखिए, ये जो श्लोक है ना 111, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, ये श्लोक था पूरा, ठीक है। अन्वय, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सर्वेषु अयनेषु च, ठीक है, एंड ऑन ऑल द रोड्स, ठीक है, एंड ऑन ऑल द रोड्स यथा भागम अवस्थिताः बीइंग अरेड एट योर रिस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है। बीइंग अरेड, अवस्थिता का मतलब था और एट योर रिस्पेक्टिव पोजीशन, ये क्या, यथा भागम, ठीक है, यथा भागम अवस्थिताः
ठीक है, ये सब क्या हो गया हमारे विशेषण। अवस्थिता क्या है हमारा विशेषण, और विशेषण का अधिकरण सर्वेषु अयनेषु। कहां स्थित है, अयनेषु में, सर्वेषु अयनेषु में, ठीक है, ऑन ऑल दी रोड्स, ठीक है। तो उनका जो डिविजन होता है ना आर्मी का, रोड्स पे जहां खड़े रहते हैं, ठीक है, उधर उधर वो स्थित है, खड़े हुए है उधर, ठीक है। और उसका विशेष्य क्या है, अवस्थिता का विशेष्य क्या है, भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः सर्वे एव हि, ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू क्या है हमारा कर्ता, और भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, मस्ट प्रोटेक्ट भीष्म, भीष्म कर्म है, प्रोटेक्ट हमारा मस्ट प्रोटेक्ट क्या है हमारा कर्म है, क्रियापद है, ठीक है, एंड ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। तो अभिरक्षन्तु उसका मतलब, अभिरक्षन्तु हमने देखा ना प्रोटेक्ट, ठीक है, तो मस्ट प्रोटेक्ट, ठीक है। उसके बाद एव, तो एव के भी अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने देखा ऑन ऑल साइड्स। तो हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि जो श्लोक जो होते हैं, जिस कंटेक्स्ट में श्लोक का बोला गया है, तो उससे हम लोग एडिशनल मीनिंग भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते हैं, इंग्लिश में भी ऑफकोर्स ये लोग सब इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है भीष्म एव अभिरक्षन्तु, मस्ट प्रोटेक्ट ऑन ऑल साइड्स, ओके। तो इस प्रकार से एक जो श्लोक था छंदबद्ध, हमने उसको रीअरेंज कर दिया एक सेंटेंस के रूप में, ठीक है। सर्वेषु अयनेषु च यथा भागम अवस्थिताः, ओके, सर्वेषु को इधर रख दिया, सर्वेषु अयनेषु च यथा भागम अवस्थिताः, ठीक है। बाद में भवन्तः, ठीक है, हमारा कर्ता, सर्वे एव हि भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, ओके, भवन्तः सर्वे एव हि भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। तो ये हो गया हमारा श्लोक का पूरा अन्वय। आई थिंक सो पूरा हमको मतलब अभी समझ में आ गया होगा, है ना। एंड ऑन ऑल दी रोड्स, ठीक है, बीइंग अरेड एट योर रिस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है, जो भी रोड्स में आप लोग अरेड है या तो स्थित है आपके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे, तो वो सब लोग किसको प्रोटेक्ट कीजिए, भीष्म को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, मस्ट प्रोटेक्ट भीष्म। एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी ये जो स्लाइड है इससे पहले वाली वो वापस से दिखा दीजिए, पॉइंट्स वाली ना, लिखना था। यस, कृष्ण कीर्ति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ये स्लाइड को पीछे कर दीजिए, वो पॉइंट्स लिखने थे, एक बार थोड़ा सा रह गया है। माता जी नहीं दिख रहा आपको अभी ये जो पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स आपको देखने? मैं ये वाला, मेरा स्लाइड दिख रहा है आपको? जी ये दिख रहा है, ये वाला था ना, ये द सेकंड लाइन ऑफ श्लोका कवर्स कर्ता कर्म क्रिया हाँ, फर्स्ट। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है आपको अभी? हाँ जी जी अभी दिख रहा है, हाँ। थैंक यू। कृष्ण कीर्ति प्रभु। प्रभु जी, ये शब्द यथाभागम जैसा शब्द, ये शब्द ये सरल है, तो ये ऐसे शब्द you know how do we know ये अव्यय है, क्योंकि एवं ही ये सरल शब्द है, तो हम समझते हैं कि ये अव्यय, पर लेकिन यथाभागम ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। यस 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 प्रभु जी। तो यथाभागम जो है ना वर्ड, यथाभागम, उसमें क्या होता है, कि यदि आप शब्द मंजरी में जाके देखेंगे, शब्द मंजरी में 147 पेज नंबर में यदि आप देखेंगे लास्ट अपेंडिक्स में, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सुबंत पद से भी अव्यय डिराइव होते हैं, जिस प्रकार सर्वनाम से, ठीक है, सर्वनाम में क्या था, कह, ठीक है, किम एक प्रकार का वो है, सर्वनाम है, लेकिन किम सर्वनाम से अव्यय पैदा हो गया, अव्यय डिराइव हो चुका है। वो डिराइव क्या है, कदा एक सर्वनाम का अव्यय पद है, ठीक है, सर्वनाम से डिराइव हुआ अव्यय पद है। तो यथाभागम भी जो है वो क्या है, एक उसमें क्या था कि यथाभागम में भी उनके कुछ व्याकरण के जो रूल्स होते हैं, उसमें एक सुबंत पद को लेकर, सुबंत पद को भी लेकर और साथ में कुछ अव्यय पद को लेकर भी एक
दूसरा अव्यय पद डिराइव होता है। तो यथाभागम क्या है कि एक सुबंत पद और अव्यय का जोड़ी है, तो उसके द्वारा वो डिराइव हुआ है। जैसे मान लीजिए यथा, यथा क्या है? अव्यय पद है। भागम क्या है? भागम, भागः है, भागः, भागः क्या? सुबंत पद है। लेकिन ये दोनों की जोड़ी, ठीक है, यथा भागम, तो क्या होता है कि व्याकरण के जो रूल्स होते हैं, तो उसमें जब हम लोग छूट होती है व्याकरण, ठीक है, तो हम लोग कभी कभी अव्यय को डिराइव भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रत्यय को इंपोज करते हैं और साथ में एडिशनल जो प्रत्यय वो इंपोज करने के द्वारा अव्यय डिराइव हो जाते हैं। तो इन्होंने यथा भागम में क्या है? यथा अव्यय है और भागम सुबंत पद है, तो दोनों को मिलाकर एक नया अव्यय पद डिराइव हो चुका है। Okay. Yes. So Brahma question is कि कोई भी जो अव्यय होगा उसमें कोई नॉन अव्यय जरूर होगा, जैसे कि हो, ही हो, यथा हो। उर्मिला माता जी, your question, your voice is not audible at all. ब्रह्म थोड़ा जो इसका मतलब जैसे आपने बोला कि कोई भी जो अननोन जो हमारा बहुत इजीली यूज नहीं होता, उसमें कोई ना कोई अव्यय ऐसा नोन होगा, एवा हो, ही हो, क्या हो, यथा हो। यस, हाँ, तो ये जो कॉमन, ये जो सर्वे एवा जो है, एवा ही, ये सब तो कॉमन अव्यय पद है। अव्यय जो भी, जो उनके जो अव्यय जो है, ये जो कॉमन है, ठीक है, बड़ी मतलब बहुत बार आते हैं, बार बार आते हैं। लेकिन ये यथाभागम जो है, वो कभी कभी हम लोग को रिफर भी करना पड़ता है, डिक्शनरीज को रिफर, डिक्शनरी भी लिखा होता है कभी कभी, और साथ में कभी कभी किसी बुक्स का हेल्प भी लेना पड़ता है। तो इस यथाभागम जैसे वर्ड है, तो यथाभागम आपको शब्द मंजरी में नहीं मिलेगा यथाभागम, क्योंकि वो डिराइव्ड है किसी के द्वारा, ठीक है। यथाभागम वो प्रत्यय से, Yeah, that's right. लेकिन ये मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि जैसे यथा भागम है, हमें पता है यथा एक अव्यय है यस, जो यूज होता है, तो ऐसे अगर हमारे कोई नहीं अव्यय है जो समझ नहीं आ रहा, तो शायद हमको उससे समझ आ रहा है कि उसके पहले कोई एवा लगा हो, या ही लगा हो, या यथा लगा हो, या तथा लगा हो, ओ ऐसा भी यस, यस, एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी, दूसरे भी अव्यय पद लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी अभी तो जो सेंटेंस जो मीनिंग डिराइव करना चाहते हैं, जो भी जो श्लोक जो है, वो श्लोक में जो भगवान ने जो बोला, तो वो उसमें जो मीनिंग को डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा उन्होंने अव्यय को क्रिएट किया या डिराइव किया। अच्छा, तो बेस्ड ऑन द मीनिंग्स, कि यदि मान लो उसका मीनिंग चेंज करना है अव्यय का, तो बाद में अलग अव्यय को डाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एव भागम, या तो ऐसा करके ही भागम, वो तो देखना पड़ेगा किस प्रकार से होता है। तो अलग अलग व्याकरण के नियम होते हैं, और उसमें एक्सेप्शंस होते हैं कि यही हम लोग यूज कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा करके कुछ भी नहीं डाल सकते कोई। यस, ओके, या अगेन यू कैन सी, तो ये मेन सेंटेंस क्या है हमारा? सर्वे भवन्तः भीष्म एव अभिरक्षन्तु, ये क्या है? हमारा मेन सेंटेंस है ना हमारा, और ये भवन्तः का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो भवन्तः क्या है? भवन्तः के विषय में डिस्क्रिप्शन है, अयनेषु सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता। भवन्तः कैसे वाले? मतलब आप लोग भीष्म की, आप सब लोग भीष्म की रक्षा करो, भीष्म को रक्षा करो, ठीक है। तो भीष्म को रक्षा करो, तो वो भवन्तः कैसे, आप कैसे वाले व्यक्ति होंगे, आप कैसे हैं, वो भवन्तः कौन है, किस प्रकार के हैं? तो वो है अयनेषु सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता। तो भवन्तः जो आप जो है, वो कैसे है, वो कहाँ स्थित है, वो अवस्थित है, और वो कहाँ अवस्थित है? वो अवस्थित है अयनेषु सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता, ठीक है। तो वो अयनेषु, स्टेशन्ड इन द रिस्पेक्टिव पोजीशंस इन ऑल डिविजन्स, ठीक है। तो वो रिस्पेक्टिव, यथाभागम मतलब रिस्पेक्टिव पोजीशंस, और सर्वेषु अयनेषु मतलब इन ऑल डिविजन्स, तो उधर वो स्थित है। तो भवन्तः किस प्रकार के भवन्तः? अयनेषु सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता वाले भवन्तः, ओके। तो ऐसे भवन्तः, आप कैसे हैं, ऐसे भवन्तः है, ऐसे है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो किनको रिफर कर रहे हैं, आप जो है वो किनको रिफर कर रहे हैं? जो लोग अयनेषु सर्वेषु, सभी डिविजन्स में रिस्पेक्टिव पोजीशन में स्टेशन्ड है या स्थित है, तो वैसे वाले लोग आप, वैसे सब आप भीष्म को रक्षा करें,
ऐसे करके। लेकिन हमारा अन्वय क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग अन्वय लिखना है। ये अन्वय इस प्रकार से होगा, सर्वेषु अयनेषु च यथा भागम अवस्थिताः भवन्तः सर्वे एव हि भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु। ओके ओके, देन Bhagavad Gita, first chapter, 19th verse. You can open, please. सघोषः धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः अभ्यनुनादयन्। ओके, तो ये क्या संधि विच्छेद करके लिखा गया है इसमें, ताकि इजीली समझ पाए हम लोग। ओके, ये संधि युक्त है होगा। यदि आप देखेंगे ना ओरिजिनल वर्स, तो ये संधि युक्त होता है। सघोष, इसके अंदर विसर्ग निकल जाता है। सघोष धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव च एव का चैव हो जाता है, तुमुलोऽभ्यनुनादयन् हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा संधि विच्छेद करके दिया। ओके, सह क्या है? ओके, आई विल आस्क अतुल प्रभु। हाँ प्रभु जी। अभी आप क्या कीजिए प्रभु, ये श्लोक जो है पूरा, ठीक है, पूरा जो श्लोक है, तो ये जो सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखा गया 1 तो इसका आप विभक्ति वचन और ये कोई भी जो क्रियापद होगा तो उसका पुरुष और वचन आप बताइए क्या करते हैं। सह क्या है बताइए। सह प्रथम विभक्ति एक वचन। घोषः, घोष भी प्रथम विभक्ति एक वचन। धृतराष्ट्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यस। हृदयानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन। यस। व्यदारयतः अपना ये अपना क्या बोलते हैं इसको, क्रियापद। क्रियापद, हाँ क्रियापद। कौन सा वचन, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है ये? पुरुष मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पुरुष मतलब अपना ये प्रथम हाँ, पुरुष और एक वचन। एक वचन। नभः, नभः मतलब द्वितीय विभक्ति एक वचन। अभी आप एक सेकंड हाँ। प्रभु जी, अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है प्रभु जी नभः तो प्रथम विभक्ति एक वचन का फॉर्म होना चाहिए, रामः जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नभः क्या है, एक व्यंजनांत प्रातिपदिकम के जो 2 भेद देखे थे हमने प्रातिपदिकम के, तो उसमें ये है सकारांत शब्द है। क्या है? सकारांत शब्द। व्यंजनांत ये प्रातिपदिकम था, नभस करके, नभस। और प्रथम विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति एक वचन, उन दोनों का फॉर्म सेम रहता है, नभः। ओके, नभः, तो ये व्यंजनांत शब्द है। ओके, यस। च अतुल प्रभु। हाँ, च क्या था जिसका मतलब चेंज नहीं होता ना, वो क्या बोलते हैं, भूल गया प्रभु। अव्यय। अव्यय, हाँ अव्यय। अव्यय। पृथ्वीम है द्वितीय विभक्ति एक वचन। अगेन अव्यय है, एवं भी अव्यय है। तुमुलः प्रथम विभक्ति एक वचन। और अभ्युन्नादयन् प्रथम विभक्ति एक वचन। यस, तो ये अभ्युन्नादयन् भी जो है वो एक अलग प्रकार का शब्द है। ओके, दैट्स तकारांत शब्द। यस, तो हम लोग अभी ये देखेंगे। सह, दैट या तद। तद प्रोनाउन है, एक तद सर्वनाम है, उसका फॉर्म है सह। ओके, प्रोनाउन एम मतलब मैस्कुलाइन जेंडर। प्रोनाउन जो है वो कौन से जेंडर में है? मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग में है। ओके, एंड एडजेक्टिव टू घोषः, बाद में जो घोष जो देखेंगे ना उसका एडजेक्टिव विशेषण है। घोषः मतलब साउंड, घोष मैस्कुलाइन जेंडर, प्लस कर्तरी टू व्यदारयत। व्यदारयत क्या था हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, व्यदारयत। ठीक है, तो ये क्रियापद का कर्ता है। ये घोषा क्या है? कर्ता है। प्रथम विभक्ति एक वचन में नहीं, ये इसकी वजह से। धार्तराष्ट्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, क्या मतलब है? ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र।
ठीक है, इसमें अलग प्रत्यय लगता है। और इसका क्या मतलब है, धातराष्ट्र का क्या मतलब होता है, धृतराष्ट्र का पुत्र, और धृतराष्ट्र के ठीक है, ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्रों का, धृतराष्ट्र के पुत्रों का, ओके। हृदयानी के, हृदयानी, तो हृदयानी क्या है हमारा, हृदय नपुंसकलिंग, न्यूटर जेंडर में है, हृदयम, हृदये, हृदयानी, ओके। एंड व्हाट इट इज द कर्म ऑफ व्यदारयत, व्यदारयत हमारा क्रियापद है ना, तो ये क्या है हमारा, कर्म है, कर्म, ठीक है, ओके, दैट्स द कर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ओके। तो ये जो हृदयानी का संबंध में क्या है, धार्तराष्ट्रा नाम जो है संबंध, वो कौन से कारक का है, कर्म कारकम का है, ओके। यू सी, संबंध टू हृदयानी, ओके, संबंध टू हृदयानी, तो हृदयानी जो कर्म है उसके संबंध में धातराष्ट्रा नाम है, ठीक है। संबंध किसके लिए है, कर्म कारकम के लिए, ओके। व्यदारयत, पियर्स्ड, ओके, व्यदार मतलब पियर्स्ड, वी उपसर्ग, द्रि धातु है, 9, 9 मतलब क्या, 9th गण या तो 9th ग्रुप, पी मतलब परस्मी पद धातु, ठीक है। तो वी जब हो जाता है तो क्या मतलब हो जाता है, 2 टियर, ओके। जब ये डाल देते हैं हम लोग, उपसर्ग डाल देते हैं, तो क्या मतलब हो जाता है, द्रि धातु का 2 टियर, ओके। बाद में निच प्रत्यय लगता है अलग से, छोड़िए उसको। उसके बाद लंग लकार हमें, लंग लकार मतलब पास्ट टेंस, लंग लकार मतलब वो क्या है, पास्ट टेंस, ओके। उसके बाद कर्तव्य प्रयोग, 3rd पर्सन सिंगुलर, ओके। सो दिस आर क्रियापद, क्रियापद क्या हमारा, व्यदारयत क्रियापद है। नभः, ओके, नभः मतलब स्काई, नभस, ओके, इट्स अ न्यूटर जेंडर, नभस जो शब्द है वो किस, कौन से जेंडर में, न्यूटर, नपुंसकलिंग, ओके। और वो अभ्युन्नादेन, इसमें गलती है थोड़ी, पता नहीं ये कौन सा गलत लिखा है इसमें, अभ्युन्नादेन धातु वो है, ठीक है, अभ्युन्नादेन एक वर्ड है, उसका कर्म है, ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे उसको। च एंड अव्ययम, पृथ्वीम क्या है, अर्थ, पृथ्वी फीमेल जेंडर में, ओके, इकारांत शब्द, ओके, देवी, पृथ्वी, ओके। बाद में कर्म ऑफ अभ्युन्नादेन, बाद में च, ओके, च क्या है, एंड अव्ययम, एव इंडीड अव्ययम, तुमुलः, ओके, ट्रेमेंडस, ओके, तुमुला क्या है मतलब, ट्रेमेंडस, तुमुला, और वो तुमुला क्या है, मस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में। और एडजेक्टिव टू घोषः, ठीक है, जो करता है ना उसका ये वो है विशेषणम, ओके। बाद में अभ्युन्नादयन, क्या मतलब इसका, रेबरबरेटिंग, ठीक है, रेबरबरेटिंग। और अभ्युन्नादयत मस्कुलाइन जेंडर में, एडजेक्टिव टू घोषा, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल सी अगेन। ओके, देखिए अभी हम लोग अन्वय करेंगे, श्लोक का अन्वय करेंगे हम लोग, देखिए मीनिंग इसका, अभी सब वर्ड्स का मीनिंग देख लिया, अभी हम लोग इसका अन्वय करेंगे। सघोषः धातराष्ट्राणां हृदयानि विद्यारयत्, नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः अभ्युन्नादयन्, ओके। फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट लाइन ऑफ श्लोका कवर्स कर्ता कर्म क्रिया। पिछले श्लोक में कौन सा लाइन कर्ता कर्म क्रिया को कवर कर रहा था, सेकंड लाइन श्लोक, ठीक है, कर्ता कर्म और क्रिया को कवर कर रहा था, ओके। तो घोषः क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, ओके। सो घोषः इज द कर्ता, घोष क्या है, साउंड, साउंड इज द कर्ता हियर, ओके। हृदयानी ये कौन सी विभक्ति वचन में है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, तो ये हो गया हमारा कर्म। व्यदारयत, दैट्स आवर क्रियापदम, ओके, 3rd पर्सन सिंगुलर फॉर्म में, लंग लकार, ओके, ठीक है। तो कर्ता हो गया, कर्म हो गया और क्रिया हो गई, समझ गए, ओके। नाउ देयर इज संबंध फॉर कर्म, संबंध सभी कारक के लिए होता है, अवशिष्ट विभक्ति में होता है, तो कर्म का संबंध में है। हृदयानी किसको बिलोंग करता है, धातराष्ट्र को बिलोंग करता है, धातराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय, ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय,
बहुत सारे हृदय, ठीक है, हृदय यानी बहुवचन में, ओके। तो बहुत सारे जो सन से धृतराष्ट्र के, उनके हृदय, हृदय किसको बिलोंग करते हैं, बहुत सारे हृदय किसको बिलोंग करते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को बिलोंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट, देयर आर टू विशेषणस फॉर कर्ता। कर्ता क्या है, घोषः, ठीक है। तो कर्ता घोष है और उसके दो विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स। देयर आर टू विशेषणम फॉर कर्ता, ओके। तो वो विशेषण भी कौन सी विभक्ति वचन में होंगे, यदि कर्ता कौन सी विभक्ति वचन में है, प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है। इधर प्रथमा विभक्ति एक वचन में है कर्ता, तो इसके वजह से विशेषण भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेंगे, है ना। सह हमारा विशेषण है, सह, और तुमुलः दोनों विशेषण है, किसके, कर्ता के। कर्ता क्या है, घोष, ठीक है। तो टुमुल्चस साउंड, डैट, सह क्या है, डैट प्रोनाउन है एक प्रकार का, ठीक है। तो वो हमारा विशेषण हो गया। और तुमुलः क्या है, टुमुल्चस, तुमुलः मतलब टुमुल्चस, ओके। सह तुमुलः विशेषण है, किसका, घोष का। तो घोष क्या हो गया, विशेष य हो गया, विशेष य। तो घोषः प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इसके वजह से सह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और तुमुलः भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो हमने विशेषण को ऐड कर दिया कर्ता के पहले। सह तुमुलः घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, ओके। देयर इज वन सुबंत पद विद एडिशनल प्रत्यय, ठीक है। एक और एक चीज थर्ड स्टेप में देखिए, एक जो आपने देखोगे ना, अभ्यनुनादयन, एक वर्ड है इसमें, और वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में उसको लिखा गया है। तो उसमें क्या होता है कि एक अभ्यनुनादयत करके एक वर्ड होता है, तो एक सुबंत पद होता है। और सुबंत पद जो होता है, तो वो सुबंत पद एक धातु से बनता है, ठीक है। वो धातु होते हैं उनके, तो धातु से एक सुबंत पद बनता है, एडिशनल प्रत्यय लगते हैं उसमें, क्षत्रिय प्रत्यय बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो उससे लगता है, ठीक है। और उसके मीनिंग्स होते हैं, प्रत्यय के अपने मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, वाइल मेकिंग, ठीक है। वो जो क्षत्रिय प्रत्यय जो लगा है ना, उसका क्या मतलब होता है, वाइल मेकिंग, वाइल, ठीक है, ऐसा करते हुए, ठीक है, ऐसा होते हुए, जब ऐसा हो रहा था, ठीक है, मतलब अभ्यनुनाद, वाइल मेकिंग डैश रिसाउंड, ठीक है, वाइल मेकिंग रिसाउंड। और वो रिसाउंड क्या, मतलब किसको वो रिसाउंड मतलब सुना रहा है या साउंड आ रहा है उधर से, किधर से साउंड आ रहा है, ठीक है। तो सह तुमुलः घोषः, ठीक है, डैश अभ्यनुनादयन, किसको सुना रहा है, किसको रिसाउंड कर रहा है, वो जो तुमुला घोषा जो है वो किसको रिसाउंड कर रहा है, वाइल मेकिंग, ठीक है, वो करते हुए, मतलब वो रिसाउंड करते हुए वो धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय को व्यदारित कर रहा है, ठीक है, शैटरिंग, वो शैटर कर रहा है उनके हृदय को, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय को, ठीक है। तो दिस वर्ड इज क्वालिफाइंग द कर्ता घोषः। तो ये जो अभ्यनुनादयन जो है ना, वो थोड़ा सा घोष के विषय में थोड़ा एडजेक्टिव थोड़ा सा क्वालिफाई कर रहा है उसको, इसके विषय में थोड़ा सा उसको थोड़ा बतला रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि आपको अभी शायद थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा इसके विषय में, या तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इधर क्या है कि अभ्यनुनादयन का क्या मतलब होता है, वाइल मेकिंग रिसाउंड, ठीक है। अब ये वाइल मेकिंग रिसाउंड जो है, रिसाउंडिंग, ठीक है, कुछ भी चीज को रिसाउंड करना, मतलब कोई भी चीज को साउंड देना, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए जिधर वो साउंड हो रहा है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अभ्यनुनादयम आर नभः पृथ्वीम, ओके। तो क्या है, नभः और पृथ्वी। नभः मतलब स्काई और पृथ्वी मतलब अर्थ, ओके। तो वाइल मेकिंग डैश रिसाउंड, ओके। तो ये जो तुमुला जो घोषा जो है ना, ये जो कर्ता जो है घोषा, सह तुमुला घोषा, ठीक है, वो किसको रिसाउंड करते हुए हृदयानी, धृतराष्ट्र के हृदय को व्यदारयत कर रहा है या शैटर कर रहा है, किसको करते हुए, हिंदी में बोलते हैं करते हुए, कुछ करते हुए, ओके। जैसे मैं खाते हुए नहीं, जैसे मैं कुछ भी, जैसे क्या बोलेंगे, जैसे बाहर के लोग को बोलेंगे, जैसे मैं टीवी देखते हुए खाना खा रहा हूं, ठीक है, खाने की जो क्रिया जो है वो मैं टीवी को देखते हुए कर रहा हूं। तो while seeing the TV I am eating, okay, I am
while eating, while seeing the TV, I am eating. Okay, तो वैसे ही while making उस सेंस में कि कोई भी क्रिया कर रहे साथ में दूसरी भी क्रिया भी चल रही है, ठीक, उस सेंस में। ओके, तो जो तुमुल जो घोष जो है वो कौन सी, वो जो घोष जो है वो साउंड है, टुमुल्चस साउंड, वो क्या कर रहा है, धृतराष्ट्र के हृदय को शैटर कर रहा है, ठीक है, तोड़ रहा है, व्यदारयत कर रहा है। और वो क्या करते हुए कर रहा है, वो वाइल मेकिंग नभः पृथ्वीम, ठीक है, नभः स्काई और अर्थ को अभिर्नादयन, मतलब वो स्काई और अर्थ को रिसाउंड करते हुए वो उनके हृदय को, धृतराष्ट्र की पुत्र को हृदय को व्यदारयत करना, शैटर करते हैं। ओके, तो ये अभ्युन्नादयन एक प्रकार का एक एडिशनल जो एक शब्द जो सुबंत पर निकला है, ठीक है, उससे कोई ऑब्जेक्ट जो है, उसकी ऑब्जेक्ट क्या है, नभः च पृथ्वीम च एव, तो यही मतलब निकलना है। देखिए, सह तुमुलः घोषः, ठीक है, सह तुमुलः क्या है, विशेषण, घोषः विशेष्य कर्ता, तो सह तुमुलः घोषः, वह तुमुल्च साउंड, ठीक है, नभः च पृथ्वीम च एव अभ्युन्नादयन, मतलब वाइल मेकिंग द स्काई एंड अर्थ रिसाउंड, इधर देखिए, नभः च पृथ्वीम च एव अभ्युन्नादयन, वाइल मेकिंग द स्काई एंड अर्थ रिसाउंड, ठीक है, धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय को व्यदारयत कर रहे हैं, व्यदारयत मतलब शैटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, शैटरिंग। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा। तो अन्वय कैसे होगा ये पूरे श्लोक का, सह घोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्, ये श्लोक है, ओरिजिनल श्लोक है, ठीक है। अभी इसका मीनिंग कैसे निकलेगा, सह तुमुलः घोष, ये हो गया कर्ता, घोष कर्ता, और विशेषण हो गए दो, सह तुमुलः, तो दैट tumultuous sound नभः च पृथ्वीम च एव अभ्युन्नादयन्, while making the sky and earth resound, ठीक है, वो दूसरी क्रिया करते हुए, मतलब दूसरे को रिसाउंड करते हुए, दूसरे को रिसाउंड मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्काई और अर्थ को रिसाउंड करते हुए वो क्या कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, घोषः, धृतराष्ट्र के पुत्रों का जो हृदय है ना उसको व्यदारयत कर रहा है, शैटर कर रहा है। ओके, तो व्यदारयत जो है वो हमारा प्रधान क्रियापद है, क्योंकि व्यदारयत मेनली डायरेक्टली वो घोषक के साथ रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली वो मेन हमारा क्रियापद है, और अभ्युन्नादयन क्या सेकेंडरी है, क्योंकि वो मेनली जो घोषक टुमुल्चस साउंड जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को व्यदारयत कर रहा है, शैटर कर रहा है, ठीक है, तो वो मेन प्रधान क्रियापद है हमारा। और साथ में वो क्या कर रहा है, वो स्काई और अर्थ को भी रिसाउंड करते हुए वो कर रहा है, ठीक है, साथ में दूसरी क्रिया भी चल रही है, वो साइड है, वो सेकेंडरी है। मेनली क्यों क्या कर रहा है, वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को व्यदारयत कर रहा है, शैटरिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यदि बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में जो बात चली, कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट यही है ना कि वो तुमुल जो घोष है वो क्या कर रहा है, वो धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को व्यदारयत करे, वो मेन हमारा कर्म और क्रियापद है। ये सब कर्म क्रियापद जो है कि वो साइड बाय साइड वो स्काई और अर्थ को भी रिसाउंड कर रहा है, वो साइड है, सेकेंडरी है। मेन हमारा क्या है, वो टुमुल्चस साउंड जो है वो बैटलफील्ड में धृतराष्ट्र के पुत्र मौजूद है ना, उधर तो उपस्थित है ना, तो उनके हृदय को वो शैटर करता है। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से पूरा अन्वय, श्लोक जो पूरा लिया हम लोग ने उसका अन्वय इस प्रकार से, सह तुमुलः घोषः नभः च पृथ्वीं चैव अभ्युन्नादयन् धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। Any questions in this? कृष्ण कीर्ति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा Yes. प्रश्न विद्याधर के बारे में है। तो हम देखते हैं कि ये अभवात, ये पास्ट टेंस, ये अभवात, ये आकार से शुरुआत करते हैं, लेकिन व्यदारयत ये कोई आकार से नहीं शुरुआत करते हैं, तो इसकी Yes, प्रभु। वजह क्या है? जी जी, तो मैंने जिस प्रकार से जब पहले हम लोग देख रहे थे तो मैंने देखा कि व्यदारयत जो है वो कौन से धातु का फॉर्म है, द्रि धातु है और वी उपसर्ग है, ठीक है, वी उपसर्ग है और द्रि धातु है। तो यदि द्रि जो धातु जो है, यदि आप लंग लकार में उसको आप बोलेंगे तो क्या होगा, अदारयत, क्या होगा, अदारयत। लेकिन क्योंकि इधर उपसर्ग वी है तो संधि की वजह से उसका व्यदारयत हो जाता है, व्यदारयत। यस ओके,
या राम विजय प्रभु। हरे कृष्ण। मुझे इसमें पूछना है जैसे कि इसमें सर्वनाम को भी विशेषण लिया गया है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो विशेषण होगा कई श्लोकों में? विशेषण कैसे होगा ऐसा बोल रहे हैं आप? तो प्रोनाउन जो होता है, ठीक है, प्रोनाउंस जो होते हैं वो जैसे हम लोग कभी कभी ये प्रोनाउंस जो होते हैं वो विशेषण के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए क्योंकि यदि मान लीजिए, क्योंकि जैसे विशेष्य जो है वो डिफाइंड है, ठीक है, विशेष्य क्या है हमारा हमारा सॉरी वो क्या है, कर्ता क्या है, घोषक करता है, ठीक है, और यदि साथ में हम लोग प्रोनाउन भी यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसको विशेषण के रूप में स्वीकार करना है, क्योंकि वो घोष जो है उसको हम लोगों ने एक विशेषण डाल दिया कि वो डैट घोषण, डैट घोषण, दिस घोषण नहीं, मतलब ये वाला घोष नहीं, मतलब मैं सेंस बता रहा हूँ, सह मतलब क्या होता है, डैट, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दिस घोषण नहीं, डैट घोषण, ठीक है, तो डैट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया उसके लिए। तो हम लोग क्या किया कि प्रोनाउन को एक विशेषण दे दिया, इट्स क्वालिफाइंग समथिंग, इट्स क्वालिफाइंग समथिंग टू द कर्ता, ओके। तो इसलिए हम लोग इसमें हम लोग ने एक प्रोनाउन जो है सह, उसको हमने एक विशेषण के रूप में स्वीकार किया, ओके। तो यदि कर्ता डिफाइंड है तो, और ये सह तुमुल सह जो हम लोग यूज करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ता है कंटेक्चुअली, उसका अर्थ जो है ना वो हम लोग समझ सकते हैं कि इसके बाद हम लोग विशेषण उसको हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, यस, तो उसका अर्थ जानना पड़ता है, ओके। तो ग्रेजुअली इट विल कम, यस। दूसरा है कि जैसे नभा चा पृथ्वी चा एव अभ्यनुनादयन, उसमें चा 2 बार है मगर इसमें हमने एक ही बार लगाया है, while making the sky and earth resound. While making the sky and earth resound, उसमें अच्छा वैसा, हाँ, यस 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 यस, नभश्च पृथ्वीम चैव अभिनादयन्, यस। तो उसमें क्या होता है प्रभु जी कि हम लोग जो श्लोक जो लिखते हैं, जो श्लोक जो है, तो क्योंकि ये जो छंदबद्ध होता है ना, ये जो श्लोक आपको मैंने बताया ना छंदबद्ध होता है, ये अनुश्रुत छंदबद्ध है ना, तो इसके वजह से हम लोग कभी कभी जो काव्यकार जो होते हैं, ठीक है, जो जैसे जो भी काव्यकार जो होते हैं, तो वो एडिशनल अव्यय को इंक्लूड करते हैं ताकि श्लोकों का जो अनुश्रुत छंद है उसका जो रूल्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको मीट कर सके, या तो दे कैन मीट द रूल्स, ओके। इसलिए वो रूल्स जो है कि जैसे ह्रस्व दीर्घ होना चाहिए, ये जो थर्ड वर्ण जो है श्लोक का, ठीक है, जो थर्ड वर्ण जो रहेगा वो ह्रस्व होना चाहिए, फोर्थ वर्ण दीर्घ होना चाहिए, तो वो जो रूल्स है स्पेसिफिक मीटर के, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इसकी वजह से कभी कभी जो आचार्यगण जो होते हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होते हैं, वो कभी कभी श्लोकों को बनाने के लिए कभी कभी अव्यय को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, तो कभी कभी अव्यय को यूज करना दोष नहीं है, लेकिन जस्ट टू मीट द रूल्स ऑफ द छंद, so that's why it's exception, okay, so sometimes we can use it, it's a freedom for them, yeah. धन्यवाद। अतुल प्रभु। प्रभु जी इसमें घोष करता है जो कि ये मतलब इट्स नॉट अ लिविंग थिंग, तो क्या कर्तरी प्रयोग में जो नॉन लिविंग थिंग कर्ता बनता है क्या? जी प्रभु, उसमें मैं कर्ता तो ऑफ कोर्स, ये जो कर्ता जो है ये आप हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन मैंने जब कर्ता जब समझाया था आपको कारक में, तो इस बस उस कंटेक्स्ट में समझाया था कि कर्ता कोई भी क्रिया हम लोग करें तो उसका कर्ता होना चाहिए, ओके। तो इसके वजह से, लेकिन कर्ता कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ओके, लेकिन अल्टीमेटली यदि आप देखेंगे ये जो घोष जो है वो अपने आप तो रिसाउंड हुआ होगा नहीं, अपने आप जो साउंडिंग तो होगी नहीं, कोई ना किसी ने तो साउंडिंग किया होगा ना, तो शंख बजाया तो घोष निकला, साउंड निकला, तो इसके पीछे भी कोई ना तो कोई करता है ही, ओके। तो इसलिए ये सेंटेंस में ये व्यदारे जो क्रियापद है उसके लिए करता तो घोष ही है, यस, क्योंकि हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हृदयानी, ठीक है, हृदयानी को साउंड ही व्यदारित कर रहा है, शैटरिंग कर रहा है, तो शैटरिंग के लिए जो करता है वो घोष है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यस, नो प्रॉब्लम। जी प्रभु जी। ओके, तो ओके हमने प्रभु जी। आज, यस, तो हमने आज 2 श्लोक देखे, ओके, 1.11 और 1.19, थोड़ा सा हमने देखा किस प्रकार से अन्वय
अन्वय करना है उसका श्लोकों का। ओके, तो एनी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताइएगा डेफिनेटली प्लीज। कुछ नहीं कोप अप नहीं कर पा रहे तो ऑफ कोर्स मैं जो नोट्स है मैं प्रोवाइड करूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आप लोग अगेन गो थ्रू कीजिए इस पर, ठीक है। एक श्लोक लीजिए, बाद में जो स्टेप्स जो मैंने बताया ना 1 2 3 4, उसके बाद देखिए कि मैंने फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट जो स्टेप बताया, तो मैंने कौन कौन से शब्दों को लिया, बाद में एक लाइन में लिख दिया। बाद में दूसरा स्टेप बताया, वापस बाद में सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें क्या इंक्लूड किया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या इंक्लूड किया, विशेषण इंक्लूड किया, तो सह तुंगला विशेषण है तो घोष के पहले आएगा। उसके बाद एक थर्ड एक एक्सेप्शन था अभ्युन्नादेन, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो वो थोड़ा किस प्रकार से कहाँ रखना है उसको, सह तुंगला घोष, तो वो डैश अभ्युन्नादेन, तो उसका क्या मतलब होता है, ये जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है वाइल मेकिंग, ठीक है। अभ्युन्नादेन जो शब्द जो है वो एक धातु से बना है, तो इसका क्या मतलब होगा, वाइल मेकिंग रिसाउंड, ठीक है। तो वाइल मेकिंग रिसाउंड जो है तो उसका कोई ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अभ्युन्नादेन आर नभः पृथ्वी, ओके। तो क्या किस प्रकार से रहेगा, सह तुमुलः घोषः विशेषण विशेष्य नभः च पृथ्वीं च एव अभ्युन्नादयन्, ओके। धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत्, ओके। अगेन आप एनालाइज कीजिए उसको, ठीक है। 1.11 का भी जो भी है जैसे मैंने लिखा है, और 1.19 का, ठीक है। तो मैंने अब फर्स्ट श्लोक का क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि उसमें एक अलग ही क्रियापद है, वो आप लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, ओके। हमने परस्मै पद पढ़ा है ना, लेकिन उसमें आत्मनेपद धातु फॉर्म है, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं, ओके। तो हमने कुछ सिलेक्टेड वर्सेस मैंने चूज किया है ताकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे, ओके। तो मुझे माता जी प्रभु जी, आपने बताया कि श्लोका में 4 पादा होता है, तो उसमें मुझे Yes. यहाँ पे बताओ ना कि कौन कौन से है, मीन्स 4 है तो कहाँ से ब्रेकअप करना है, आप ये अच्छा, श्लोक अच्छा, ले अच्छा। सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए सह घोष धातुराष्ट्र विद्यान मिला, ठीक है। हाँ, तो सह घोष धातुराष्ट्राणाम फर्स्ट पाद, ओके, हृदयानि विदारयत् सेकंड पाद, नभः च पृथिवीं च एव थर्ड पाद, तुमुलः अभ्युन्नादेन फोर्थ पाद। या अभी उसमें क्या है माता जी कि हम लोग अभी ये जो कोर्स है इसमें हम लोग व्याकरण के नियम सीख रहे हैं और अन्वय सीख रहे हैं, तो अन्वय श्लोक का सीख रहे हैं, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया श्लोक क्या होता है और श्लोक में क्या होता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल जो होगा, ये तो बेसिक लेवल बिगिनर लेवल कोर्स है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट लेवल जो होगा इसमें हम लोग साहित्य में थोड़ा भी जाएंगे, ओके। वी विल गेट एन इंट्रोडक्शन अबाउट छंदस, मीटर, स्पेसिफिक मीटर होते हैं, कुछ मीटर्स में आपको बताऊंगा, इंटरमीडिएट जो नेक्स्ट लेवल जो बाद में देखेंगे, और वी विल गेट इंट्रोडक्शन अबाउट दैट आल्सो, ठीक है। तो वी विल गेट अ ब्रॉडर आइडिया। ओके। तो उस हिसाब से उच्चारण भी ऐसे ही होगा ना, जैसे हमें हर एक पाद के बाद थोड़ा ब्रेक लेना है, ऐसा ही हाँ ना, हाँ जब हाँ, ओके, यस, सघोषोधातराष्ट्राणां लिटिल ब्रेक, हृदयानि विदारयत्, ओके, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्युन्नादयन्, लाइक दैट। ओके, गॉट इट, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हृदयानी जैसे ये द्वितीय विभक्ति बहुवचनम है, तो कैसे पता लगेगा कि प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति में है अभी यहाँ पे? जिस प्रकार से एक चीज होता है ना, जैसे हृदयानी जो है वो उसका जो फॉर्म्स होता है वो क्या होता है, प्रथम विभक्ति का फॉर्म्स और द्वितीय विभक्ति का फॉर्म्स एकदम सेम है ना? यस। तो क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि जैसे श्लोक में देखिए सघोषः, देखिए सघोष धातुराष्ट्रं हृदयानि विदारयत्, तो कभी कभी हम लोग थोड़ा सा सेंस यूज करना पड़ता है। जैसे यदि घोषः हमारा प्रधान, जैसे हमारा कर्ता है, तो धातुराष्ट्र के हृदय को विदारयत् करें, ठीक है। तो आप कभी कभी कर्ता के द्वारा कर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कभी कभी क्रियापद के द्वारा कर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कर्म को आइडेंटिफाई इन द सेंस कि यदि मान लीजिए नपुंसकलिंग में है ये व्यदारयत् होगा, ठीक है, तो व्यदारयत् हृदयानि हो सकता है ना। शैटर यदि होगा तो यही हो सकता है हमारा कर्म। तो कभी कभी हम लोग इसको क्रियापद के द्वारा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और अभी आप देखिए व्यदारयत् मतलब शैटर, ठीक है, शैटर हमने कौन हो सकता है, हृदय हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें तो अभी जो ये जो श्लोक है इसमें तो हृदय दिख रहा है, ठीक है। बाद में अभी घोष जो है, तो अभी घोष मतलब क्या, साउंड,
अभी साउंड किसको शैटर करता है यूजुअली? यदि मैं जोर से साउंड बोलूं तो किसको जी। शैटर करेगा? हृदय को भी हाँ। शैटर करेगा। तो हम लोग कर्ता के द्वारा भी कर्म को कभी कभी थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि हाँ ये द्वितीय भक्ति बहुवचन में ये कर्म होगा हमारा, जी। और ये कर्ता के द्वारा हो गया, और क्रियापद के द्वारा भी हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर सकते हैं वैसा। ओनली व्हेन जब हम लोग नपुंसकलिंग में देखेंगे ना, तभी आपको थोड़ी शायद दिक्कत हो सकती है, मतलब थोड़ा सा। लेकिन यदि आप थोड़ा देखेंगे ना, एक कर्ता है ऐसा और क्रियापद इस प्रकार का है, तो थोड़ा लग जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये द्वितीय भक्ति बहुवचन में और कर्म है ये हमारा। यस जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, मेरा तो प्लान था आज शायद हम लोग और 3 4 5 वर्सेस भी करेंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, आज हमने 2 वर्सेस देखा, नो प्रॉब्लम, स्लोली स्लोली वी कैन गो। तो और एक चीज, और एक अनाउंसमेंट, तो अभी आज तो थर्सडे है, सैटरडे को क्लास होगी हमारी। ओके, सैटरडे को और हम लोग वर्सेस देखेंगे इसी प्रकार से। ओके, इसी प्रकार से जो अन्वय देखा हमने, अन्वय देखा, पहले श्लोक देखा, श्लोक की विभक्ति वचन निर्धारित की, उसके बाद हर एक वर्ड का मीनिंग देखा, और मीनिंग देखने के बाद हमने उसका अन्वय देखा। ठीक है, वैसे ही हम लोग और भी श्लोकों को थोड़ा प्रैक्टिस करना सीखेंगे। ओके ओके, तो हम और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में आपको और भी कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ वर्सेस आपको मैं दूंगा, और आप गृह कार्य में खुद आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए किस कौन सा इधर क्रियापद होगा, और क्रियापद होगा तो कर्ता कौन होगा, कर्म क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एडिशनल जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको बुक से हेल्प मिल जाएगी अभी के लिए। ठीक है, अभी जो एडिशनल जो हेल्प चाहिए होती है, तो वो जो मेनली आपको किधर से हेल्प मिलेगी, एक तो बुक आप मेनली जो बुक है आप यूज कीजिए, संस्कृत भगवद गीता ग्रामर। वो जो बुक जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, संस्कृत भगवद गीता ग्रामर वॉल्यूम 3। ओके, आप देखेंगे तो वो आप मेनली यूज कीजिए, वो बहुत अच्छी बुक है। 18 के 18 चैप्टर के हर एक श्लोक जो है 700 श्लोकों का पूरा दिया है उसमें, बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैं जो भी ये दिखा रहा हूँ आपको, ये उसमें से लिया है मैंने। ओके, यू कैन रिफर दैट। आपको यदि कोई जो श्लोक मैं आपको दूंगा तो उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत आप उसको देखेंगे, देखें कि हाँ ये इसके अंदर कुछ अलग प्रत्यय लगता है, एडिशनल प्रत्यय होता है। ठीक है, उसका मीनिंग देख लिया, और बाद में वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी वर्सेस देखेंगे 1.28 और ऐसे। ओके, लेकिन एक चीज है कि आप 1.28, ठीक है, हम जो नेक्स्ट देखेंगे, तो आप खुद एक बार देखिए, खुद एक बार हमने 2 वर्सेस कर लिए, तो आप अभी आप फर्स्ट चैप्टर का 28 वर्स निकालिए, वो संस्कृत भगवद ग्रामर जो बुक है उसमें निकालिए, और उधर देखिए श्लोकों का, और श्लोक के विभक्ति वचन क्या है और उसका मीनिंग देखिए, और बाद में अन्वय कैसे किया है इन लोगों ने। अन्वय जो है अन्वय लिखा है उसमें, ठीक है, तो कैसे किया गया है, तो आप प्रयास कीजिए, ट्राई टू रिलेट कि हाँ ये क्रियापद होगा, ये कर्म होगा, करता है ये। ओके, ओके, any questions? Okay, no questions. So we will end the class here. Okay. पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।